हेलो बच्चों, कैसे हो? बढ़िया। आप बढ़िया तो मैं भी बढ़िया। तो देखो बच्चों, आज हमें क्या पढ़ाई करनी है। आज है बेटे हमारे पास क्लास 12 का यूनिट नंबर 10 का वीडियो नंबर 5। तो बेटे ये 10वीं यूनिट का 5वां वीडियो है। और इससे पहले 4 वीडियो आपको प्लेलिस्ट में भी मिल जाएंगे और नीचे बेटे डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएंगे। और कुछ समय बाद आई बटन में भी लिंक आ जाएगा, जहां आप यूनिट नंबर 10 को पूरा पढ़ सकते हो और अपने सुंदर से नोट्स बना सकते हो, जो एग्जाम में आपकी बहुत ज्यादा हेल्प करेंगे। ठीक है बेटे, तो देखते हैं आज का हमारा टारगेट क्या है। आज का हमारा टारगेट है बेटे हेलो एल्केन या आर एक्स के भौतिक गुण। तो सबसे पहले हम आर एक्स के भौतिक गुण पढ़ेंगे और फिर हम स्टार्ट करेंगे बेटे आर एक्स के रासायनिक गुण। और रासायनिक गुणों में आज हमें 2 पॉइंट्स के ऊपर डिस्कशन करना है। एक तो हम पढ़ेंगे बेटे सी एक्स आबंध की प्रकृति या सी एक्स बॉन्ड का नेचर कैसा होता है, उसके बारे में थोड़ी सी बात करेंगे। और बेटे फिर हम बात करेंगे SN1 रिएक्शन के बारे में। ठीक है बेटे, तो नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया या न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन फर्स्ट ऑर्डर या यूनिमोलिकुलर रिएक्शन के बारे में बात करनी है। ठीक है बेटे, तो चलो बच्चों, जल्दी से आज की पढ़ाई शुरू करते हैं। तो बेटे सबसे पहले हम बात करेंगे हेलो एल्केन्स के भौतिक गुणों के बारे में। इनमें कौन कौन से फिजिकल प्रॉपर्टीज होते हैं, ध्यान से समझेंगे सब बच्चे। ठीक है बेटे, तो सबसे पहले तो आपको ये बात ध्यान रखनी है कि हेलो एल्केन्स में जो सबसे सिंपल हेलो एल्केन होता है CH3Cl, और इसी तरीके से CH3Br, एक कार्बन वाले RX है ना बेटे, और 2 कार्बन वाला जैसे C2H5Cl। तो एक या 2 कार्बन वाले जो हेलो एल्केन होते हैं, वे बेटे यदि आप कमरे के ताप पर देखोगे ना, कमरे के ताप पर, वे सभी बेटे कमरे के ताप पर रंगहीन गैसें होती हैं। रंगहीन गैस होते हैं, मतलब एक कार्बन वाले और 2 कार्बन वाले जो हेलो एल्केन्स हैं, वे कमरे के ताप पर क्या होते हैं, रंगहीन गैस होते हैं। और यदि मैं इनके अलावा और दूसरे हेलो एल्केन्स की बात करूं, जैसे मैं लिख दूं यहां शेष सभी कार्बन 18 तक के RX यानी हेलो एल्केन सुगंध युक्त द्रव होते हैं। ध्यान रखोगे आप, मतलब एक कार्बन और 2 कार्बन वाले जो RX हैं, वे तो सब क्या हैं, गैसीय अवस्था में हैं। और जो कार्बन 18 यानी 3 से लेकर और कार्बन 18 तक के जो RX हैं, हेलो एल्केन हैं, वे कैसे द्रव हैं, सुगंध वाले, जिनमें से बहुत अच्छी स्मेल आती है। और अब कार्बन 18 से ऊपर की बात बताऊं, जैसे कार्बन 19 या ऐसा RX जिसमें 19 से ज्यादा या 18 से ज्यादा कार्बन परमाणु हैं, बेटे इनसे ज्यादा उच्च सदस्य रंगहीन व गंधहीन ठोस होते हैं। ठीक है बेटे, क्या होते हैं, ठोस। बस ये 3 बातें आपको ध्यान रखनी है पहले पॉइंट में। सबसे पहली बात कि एक कार्बन और 2 कार्बन वाले जो RX हैं, वे तो गैसीय अवस्था में होते हैं। और फिर 3 कार्बन से 18 कार्बन तक के जो RX हैं, वे क्या होते हैं, द्रव होते हैं, जिनमें से अच्छी स्मेल आती है, सुगंध आती है। और जो 18 कार्बन से ऊपर वाले हैं, यानी कि 19, 20, 30 इस तरीके के कार्बन परमाणु यदि हैं, तो वे सारे RX क्या होंगे, रंगहीन व गंधहीन ठोस होते हैं। ये चीज आपको ध्यान रखनी है बेटे हर एक हालत में। नंबर 2, दूसरा फिजिकल प्रॉपर्टी देखो बेटे,
इनके जो घनत्व होते हैं ना, इनके घनत्व हाइड्रोकार्बन से अधिक होते हैं। इनके घनत्व हाइड्रोकार्बन से अधिक होते हैं। मतलब यदि समान कार्बन परमाणु वाला कोई हाइड्रोकार्बन ले लोगे तो उसका घनत्व कम होगा हाइड्रोकार्बन का, और RX यानी हेलो एल्केन का घनत्व क्या होगा, अधिक होता है। क्यों होता है इसका कारण भी हम बता सकते हैं। इसका कारण पता क्या है बेटे? इसका कारण है, मैं लिख रहा हूं यहां, क्योंकि इनके बीच अधिक, ध्यान से समझिए जरा, इनके बीच अधिक द्विध्रुव, इनके बीच अधिक द्विध्रुव आकर्षण बल कार्य करता है। मतलब अधिक का मतलब पता क्या है यहाँ? अधिक का मतलब है कि जो आपका हाइड्रोकार्बन है उसमें भी आकर्षण बल लगता है, जिसे आप कहते हो वंडरवाल फोर्स, और यहाँ भी बेटे वंडरवाल फोर्स भी लगता है। पर जो द्विध्रुव आकर्षण बल है या फिर जो वंडरवाल फोर्स है वो कुछ ज्यादा है। किसके मुकाबले? हाइड्रोकार्बन के मुकाबले। तो हाइड्रोकार्बन के मुकाबले ज्यादा डाइपोल अट्रैक्शन है, द्विध्रुव आकर्षण है, और वंडरवाल फोर्स भी ज्यादा है। इसलिए ये ज्यादा नजदीक आ जाते हैं, इनके अणु एक दूसरे के ज्यादा नजदीक आ जाते हैं। और जब अणु एक दूसरे के ज्यादा नजदीक आ जाएंगे तो घनत्व तो बेटे बढ़ेगा ही, फिर तो घनत्व बढ़ेगा, क्योंकि घनत्व अधिक होता है प्रत्येक उस पदार्थ का जिसके अणु या अवयवी कण एक दूसरे के ज्यादा समीप होते हैं। अब देखो एक बहुत अच्छी बात बताऊंगा आपको, पेपर में इसके ऊपर क्वेश्चन पूछा जाता है, ये लिख दिया मैंने इंपॉर्टेंट। एक आपको बात ध्यान रखनी है कि यदि कोई आपसे पूछता है कि ये जो RX हैं इनके क्वथनांक का क्रम क्या है, यानी कि किसका क्वथनांक कम होगा, किसका क्वथनांक अधिक होगा, तो ये डिपेंड करेगा बेटे अणुभार पर। अणुभार के अनुसार, ये लिख दिया मैंने। यानी अणुभार बदलने से क्वथनांक बदल जाता है। क्यों बदल जाता है उसके बारे में भी मैं आपको बताऊंगा। देखो मैं आपको कह रहा कि सबसे ज्यादा क्वथनांक होता है RI का। RI का मतलब R की जगह कोई सा भी आप एल्काइल ग्रुप मान सकते हो, जैसे CH3I, ठीक है, मिथाइल आयोडाइड की बात कर रहे हैं मान लो, तो सबसे ज्यादा क्वथनांक RI का होता है। RI के बाद होता है RBr का, और उससे कम क्वथनांक होता है RCl का। इससे हमें क्या समझ में आ रहा? इस बात से बेटे हमें समझ में आता है कि देखो R यहाँ भी है, यहाँ भी है और यहाँ भी है, पर यहाँ Cl है, यहाँ Br है, यहाँ I है। Cl, Br और I में सबसे ज्यादा अणुभार, परमाणु भार किसका होता है? I का, क्योंकि 17वें वर्ग में या 17th ग्रुप में या हेलोजन वाले ग्रुप में सबसे ऊपर तो रखा हुआ है F, F के बाद Cl है, फिर Br है, फिर I है। तो Cl, Br और I में सबसे बड़ा कौन होगा? साइज में I होगा। I सबसे बड़ा होगा तो घनत्व किसका, भार किसका सबसे ज्यादा होगा? I का भार सबसे ज्यादा होगा। और बेटे I का भार सबसे ज्यादा होगा तो यहाँ लिखा हुआ है क्वथनांक का क्रम अणु भार के अनुसार। तो RCl का अणुभार सबसे कम है, इसलिए इसका क्वथनांक सबसे कम है। RBr का अणुभार इससे ज्यादा है तो क्वथनांक भी ज्यादा है। और इन तीनों में सबसे ज्यादा अणुभार है RI का। तो जितना ज्यादा अणुभार होगा क्वथनांक भी उतना ही ज्यादा होगा। यदि एक जैसे एल्काइल ग्रुप हैं, R तो इनमें एक जैसा है, यदि यहाँ CH3 है तो यहाँ भी CH3 है, यहाँ भी CH3 है। तो इस तरह का क्वेश्चन पेपर में पूछा जाता है। पेपर में पूछ सकते हैं कि बताओ CH3Cl और CH3Br और CH3I इन तीनों में किसका क्वथनांक सबसे ज्यादा होगा? तो आप देखोगे CH3 तो तीनों में ही है बेटे, और जब CH3 तीनों में है तो किस चीज पे डिपेंड करेगा? फिर डिपेंड करेगा ClBrI। आप देखोगे ClBrI में सबसे ज्यादा
परमाणु भार किसका है, सबसे बड़ा साइज किसका है, तो आप कहोगे इसका साइज यदि सबसे बड़ा। तो जिसका साइज, जिसका भार, जिसका अणु भार, जिसका परमाणु भार सबसे ज्यादा होगा, उसी का क्वथनांक सबसे ज्यादा होगा। चलो अच्छा, एक दूसरा एग्जाम्पल देखता हूं आपको, उससे समझिए और ज्यादा समझ में आएगा। मान लो आपको किसी ने पूछ लिया कि CH3CH2I, एक तो ये है 2 कार्बन वाला एल्काइल आयोडाइड, और एक है CH3I। देख रहे आप, समझ रहे भाई, इसमें भी आयोडीन है, इसमें भी आयोडीन है, पर यहाँ तो है 2 कार्बन वाला एल्काइल ग्रुप, यहाँ 1 कार्बन वाला। ये इथाइल आयोडाइड है, ये मिथाइल आयोडाइड है, या इसे कह सकते हो आयोडो इथेन, या आयोडो, इसे क्या कह सकते हो, आयोडो मीथेन। तो इन दोनों में यदि पूछ ले कि किसका क्वथनांक ज्यादा है, यहाँ तो IBrCl, ये हेलोजन अलग अलग थे, यहाँ तो हेलोजन एक जैसे हैं। यहाँ तो आपका जो कार्बन परमाणु है एल्काइल ग्रुप का, उसकी संख्या बदल रही है, इसमें 2 कार्बन, इसमें 1 कार्बन। तो बताओ किसका होगा ज्यादा क्वथनांक, किसका क्वथनांक ज्यादा होगा, जिसका भार ज्यादा होगा। भार किसका ज्यादा है, जिसमें कार्बन परमाणु ज्यादा है। तो यदि हेलोजन एक जैसा, फिर कार्बन परमाणु गिन लेने चाहिए। तो आप निशान ऐसा ही तो लगाओगे, बड़े की तरफ 2 लड्डू और छोटे की तरफ 1 लड्डू। ठीक है बेटे, तो इस तरीके के क्वेश्चन पेपर में पूछे जाते हैं। अच्छा, एक चीज और बताऊंगा आपको बहुत बढ़िया, यदि क्वथनांक पूछा जाता है इनमें, देखो जरा ध्यान से, CH3 CH2 CH2 CH2Cl, देखो 1 2 3 4 ब्यूटाइल क्लोराइड है, और एक दे दिया उन्होंने ऐसा ब्यूटाइल क्लोराइड, देखो CH3 CH2 CH CH3, यहां दे दिया, वो भी ब्यूटाइल क्लोराइड है और ये भी ब्यूटाइल क्लोराइड है, और एक ब्यूटाइल क्लोराइड दे दिया ऐसा, देखो CH3C CH3 CH3Cl, ये सारे बेटे ब्यूटाइल क्लोराइड है, पहला भी, दूसरा भी और तीसरा भी। अब आपको पता है कि ये 1 डिग्री ब्यूटाइल क्लोराइड है, क्या है, 1 डिग्री ब्यूटाइल क्लोराइड। और 1 डिग्री क्यों है, क्योंकि Cl जिस कार्बन से अटैच है वो कार्बन प्राइमरी कार्बन है। 1 डिग्री कह लो या प्राइमरी कह लो या प्राथमिक कह दो, एक ही बात है। Cl जिस कार्बन से अटैच है वो कार्बन सेकेंडरी कार्बन है, द्वितीयक कार्बन परमाणु है, देखो 2 से जुड़ा हुआ, एक इस कार्बन से, एक इस कार्बन से, तो ये है सेकेंडरी ब्यूटाइल क्लोराइड। और ये देखो Cl जिस कार्बन से जुड़ा हुआ वो कार्बन कितने कार्बन से अटैच है, 3 कार्बन से डायरेक्टली अटैच है, तो हम कह सकते हैं इसे 3 डिग्री ब्यूटाइल क्लोराइड, या टर्सरी ब्यूटाइल क्लोराइड, या तृतीयक ब्यूटाइल क्लोराइड। तो यदि यहाँ मैं आपको समझाऊं ना, तो आप एक बात का ध्यान रखना कि जो आपका 1 डिग्री एल्काइल हैलाइड होता है उसका क्वथनांक सबसे ज्यादा होता है, और फिर होता है किसका, 2 डिग्री का, और सबसे कम किसका होता है, 3 डिग्री का। ठीक है बेटे, एक ये चीज आपको जरूर ध्यान रखनी है। अच्छा एक बात, ये कितने हुए, 2 हुए ना पॉइंट। तीसरा पॉइंट देखो, तीसरा भौतिक गुण, सभी एल्काइल हैलाइड जल में अघुलनशील, अघुलनशील को आप अविलेय भी तो लिख सकते हो, जल में अविलेय, तथा कार्बनिक विलायकों में, कार्बनिक विलायकों में, कार्बनिक विलायक जैसे बेंजीन, कार्बन टेट्राक्लोराइड, कार्बनिक विलायकों में घुलनशील होते हैं। घुलनशील को आप विलेय लिख सकते हो ना, विलेय होते हैं। अब कुछ बच्चे सोचते हैं कि सर ऐसा क्यों है, इसका रीजन पता क्या है बेटे, इसका रीजन बहुत सिंपल सा है, मैं बहुत इजी वे में एक्सप्लेन कर रहा, कि जितने भी एल्काइल हैलाइड होते हैं इनका घनत्व पानी से कम होता है, और जब घनत्व पानी से कम होगा तो पानी के ऊपर ही तैरते रहेंगे और वो घुलने के नहीं है। जैसे आप जब छोटी क्लासेस में थे तो आपको पढ़ाया जाता था कि भाई आपके पास मिट्टी का तेल है और पानी है, दोनों को मिला दो, और जब आप घोल के उसे रख दोगे तो कुछ समय बाद मिट्टी के तेल का लेयर तो बन जाएगा ऊपर और पानी का लेयर बन जाएगा नीचे। मिट्टी का तेल और पानी अलग अलग परत बना देते हैं, उसमें जो ऊपर परत बनती है वो मिट्टी के तेल की होती है। फिर आपसे क्वेश्चन पूछा जाता था कि ऐसा क्यों हुआ है,
आप कहते थे कि सर मिट्टी के तेल का घनत्व कम है, मिट्टी का तेल हल्का है और पानी भारी है। तो सेम प्रोसेस टेक्स प्लेस इन दिस केस। आर एक्स मीन्स एल्काइल हैलाइड जो होते हैं उनका घनत्व होता है कम, इसलिए वे पानी में घुलते नहीं है, अपितु पानी के ऊपर अपना लेयर बना लेते हैं। तो इसलिए लिखा है कि सभी आर एक्स जल में अघुलनशील तथा कार्बनिक विलायकों में विलय होते हैं। अब खाली एक कारण तो हम नहीं बता सकते कि यही कारण है, ये भी फैक्टर है, ये कारण है, पर इसके अलावा भी बहुत सारे कारण हैं। क्योंकि आपने पढ़ा है कि कार्बनिक पदार्थ कार्बनिक विलायकों में घुलनशील होते हैं और अकार्बनिक पदार्थ अकार्बनिक विलायकों जैसे जल में घुलनशील होते हैं। तो जल एक अकार्बनिक विलायक है, जल में तो कार्बन है ही नहीं, तो जल एक अकार्बनिक विलायक है। और एल्काइल हैलाइड की बात करें तो एल्काइल हैलाइड जो हैं वे बेटे कार्बनिक पदार्थ हैं, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं। तो दोनों का नेचर एक दूसरे से डिफर करता है, अलग अलग है, इसलिए आर एक्स मीन्स एल्काइल हैलाइड पानी में नहीं घुलते हैं। इसके अलावा भी बहुत सारे रीजन हैं। मैं आपको कह सकता हूं कि एल्काइल हैलाइड जो होते हैं उनका चेन जितना बड़ा होता चला जाएगा, मान लो कोई एल्काइल हैलाइड है, CH3Cl है, फिर मैंने कहा C2H5Cl, फिर कहा C3H7Cl, फिर C4H9Cl। कार्बन परमाणु यदि मैंने 10, 12, 13, 15, 20, 25 कर दिए ना, जितने ज्यादा कार्बन परमाणुओं की संख्या बढ़ेगी, जल के साथ बनने वाले वंडरवाल फोर्सेस या फिर लंदन फोर्सेस या फिर जिसे आप कहते हो डाइपोल डाइपोल अट्रैक्शन, द्विध्रुव आकर्षण, वो जो है बेटे नहीं कैरी कर पाएगा, नहीं वहन कर पाएगा उस भारी आर एक्स को। थोड़ा सा डीपली समझने की बात है कि आर एक्स यदि पानी में घुल रहा है, यदि एल्काइल हैलाइड को आप पानी में घोल रहे हो, तो पानी के साथ या तो वो वंडरवाल फोर्स बनाएगा या फिर वो पानी के साथ जो है द्विध्रुव आकर्षण लगाएगा, या फिर आप कह सकते हो कि लंदन फोर्स लगेंगे उनके बीच में। तो वो फोर्स भारी अणु को, यदि आर एक्स में कार्बन परमाणुओं की संख्या बहुत ज्यादा है तो भारी अणु को वो नहीं वहन कर सकता है। भारी अणु को वो फोर्स जो वीक बॉन्ड है, चाहे वो वंडरवाल बॉन्ड है, चाहे वो लंदन बॉन्ड है, और चाहे वो डाइपोल डाइपोल अट्रैक्शन है, वो इतने भारी अणु को वहन नहीं कर पाएगा। और जब इतने भारी अणु को वो वहन नहीं कर पाएगा तो वो भारी अणु जो है वो जल में घुलेगा नहीं, यदि आप उसका ज्यादा कार्बन परमाणु उसमें लोगे आर एक्स में। तो इस तरीके से बहुत सारे फैक्टर होते हैं। बस आपको तो इतनी बात ध्यान रखनी है कि सभी एल्काइल हैलाइड जल में अविलय तथा कार्बनिक विलायकों में विलय होते हैं। इसका एक मतलब आप ये भी समझ सकते हो कि लाइक डिजॉल्व लाइक, जैसे में तैसा, या समान समान को घोलता है। बेटे यदि आप किसी एल्काइल हैलाइड को कॉपर के तार के ऊपर लगाओगे, ठीक है, और उसे जलाओगे, तो वो बेटे हरी नीली ज्वाला के साथ जलता है, या तो हरी या तो नीली ज्वाला के साथ जलता है। इसका मतलब पता क्या है भाई? हरा नीला रंग किसमें होता है? क्लोरीन ब्रोमीन इनमें ही तो होता है, क्लोरीन ब्रोमीन फ्लोरीन इनमें होता है। तो कहने की बात यह है कि कॉपर के तार के साथ जलाओगे तो हरे नीले रंग की ज्वाला के साथ ये जलते हैं आर एक्स। अच्छा, ये जो टेस्ट है ना, ये हैलोजन का टेस्ट है। मतलब ये जो आप प्रैक्टिकल करोगे कि कॉपर के तार के ऊपर आर एक्स को लगाओगे और जलाओगे, यदि वो हरी नीली ज्वाला के साथ जलाए, तो ये टेस्ट करते हैं हम इस तरीके से किसका? हैलोजन की उपस्थिति का। और बेटे आपको एक बात बताऊं, इस टेस्ट का एक स्पेशल नाम है, वैसे तो एग्जाम में पूछा नहीं जाता है पर फिर भी मैं यहां लिख दूं। इस टेस्ट का नाम होता है बेटे बिल्स्टाइन परीक्षण। क्या नाम होता है? बिल्स्टाइन परीक्षण। तो इस तरीके से भौतिक गुण आपको याद रखने हैं। आप जल्दी से स्क्रीनशॉट लो, फिर रासायनिक गुणों की बात करेंगे हम। ले लिया बेटे स्क्रीनशॉट? ठीक है बेटे, अब हम पढ़ेंगे आर एक्स के रासायनिक गुण। ठीक है बेटे, यानी कि एल्काइल हैलाइड या हेलो एल्केन्स के रासायनिक गुण अब हमें स्टार्ट करने हैं। और बेटे मैंने यहाँ नंबर 1 लिख रखा है, CX आबंध की प्रकृति।
या नेचर ऑफ सी एक्स बॉन्ड। तो सी एक्स बॉन्ड के नेचर के बारे में भी एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है, इसलिए सब बच्चे ध्यान से समझेंगे। देखो जरा यहाँ समझा रहा मैं। आपको पता है कि यदि हम आर एक्स की बात करें, तो आर एक्स की जब हम बात करते हैं तो आर एक्स में आर क्या होता है? एल्काइल ग्रुप होता है। एल्काइल ग्रुप होता है तो एल्काइल में मैं मान सकता हूं कि CH3 है ये, तो CH3Cl लिख दिया मैंने। आर की जगह तो CH3 ले लिया और एक्स की जगह ले लिया Cl। अब मुझे यूं बताओ कि ये जो बॉन्ड है वो बॉन्ड कार्बन और क्लोरीन के बीच ही तो बना है, यानी कि बॉन्ड, ये 3 हाइड्रोजन इस तरीके से जुड़े होते हैं, देखो इस तरीके से ऐसे जुड़े होते हैं 3 हाइड्रोजन, और इसके ऊपर जुड़ा होता है Cl। तो ये बॉन्ड किस किस के बीच में है? कार्बन के बीच और हेलोजन के बीच। जब ही तो हमने लिखा है CX बॉन्ड, यानी कि कार्बन और हेलोजन के बीच। तो यदि आप इस बॉन्ड को देखो ध्यान से, जो बॉन्ड कार्बन और हेलोजन के बीच बना है, तो बेटे ये बॉन्ड जो है ना, ये कार्बन और हेलोजन के बीच जो बॉन्ड बनता है, इस बॉन्ड में होता है एक जोड़ा इलेक्ट्रॉन का। आपको सबको पता है कि सिंगल बॉन्ड में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं। कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 2 इलेक्ट्रॉन। उसमें से एक इलेक्ट्रॉन तो होता है पहले परमाणु का और एक इलेक्ट्रॉन होता है दूसरे परमाणु का। यदि वो सिंगल बॉन्ड कौन सा है? सह संयोजक बंध है, माने कोवलेंट बॉन्ड है, जो दोनों परमाणुओं की बराबर की साझेदारी अर्थात 50-50% पार्टनरशिप से बनता है। तो यहां हमें एक बात ध्यान रखनी है कि इसमें जो इलेक्ट्रॉन का जोड़ा है, उस जोड़े को आप कहते हो बंध युग्म। क्या कहते हो? बंध युग्म। या फिर आप बंध युग्म नहीं कहते हो तो आप कह सकते हो बॉन्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, या शॉर्ट में कह सकते हो बॉन्ड पेयर, या फिर और शॉर्ट करना है तो कह सकते हो BP। ठीक है बेटे, यहाँ BP का मतलब ब्लड प्रेशर नहीं है और ना ही बिहार प्रदेश है। यहाँ BP का मतलब है बॉन्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो एक बॉन्ड के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं बेटे। कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 2 इलेक्ट्रॉन। और वे 2 इलेक्ट्रॉन में से एक इलेक्ट्रॉन इसका होगा और दूसरा इलेक्ट्रॉन इसका होगा। उन इलेक्ट्रॉन के जोड़े को बिल्कुल बीच में रहना चाहिए, यहां रहना चाहिए इलेक्ट्रॉन के जोड़े को बिल्कुल बीच में। पर वास्तविकता यह है कि ये जो बॉन्ड बन रहा है, इस बॉन्ड में इधर तो कार्बन है, इधर हेलोजन है। यदि मैं कार्बन और हेलोजन की तुलना करूं तो बेटे हेलोजन की विद्युत ऋणात्मकता कार्बन से अधिक होती है। यहाँ एक शब्द आया विद्युत ऋणात्मकता, जिसे आप इंग्लिश में कहते हो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। विद्युत ऋणात्मकता का मतलब होता है बॉन्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ खींचने की पावर। तो यहाँ कार्बन भी इस बॉन्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को, जो बिल्कुल बीच में होना चाहिए था, अपनी तरफ खींच रहा है, और हेलोजन भी अपनी तरफ खींच रहा है। पर हेलोजन का उन बॉन्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचने का पावर कुछ ज्यादा है, इसलिए वो जो आपका इलेक्ट्रॉन पेयर होगा या बॉन्ड पेयर होगा, वो इस बीच वाली लाइन पे ना रह के थोड़ा सा हेलोजन की तरफ को शिफ्टेड होगा। किसकी तरफ को सरक जाएगा? हेलोजन की तरफ। तो हम कहेंगे कि ये जो C और X के बीच बॉन्ड बन रहा है, वो बॉन्ड ध्रुवीय बंध है। कैसा है? ध्रुवीय, पोलर बॉन्ड है। क्यों है? क्योंकि हेलोजन की विद्युत ऋणात्मकता ज्यादा है कार्बन से, इसलिए बॉन्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन हेलोजन की तरफ को थोड़ा सा सरक गया है, जिसके कारण हेलोजन परमाणु पर आंशिक ऋणावेश आ गया है और कार्बन के ऊपर आ गया है आंशिक धनावेश। ठीक है, इसलिए मैं कह सकता हूं कि जो C और X के बीच बनने वाला बॉन्ड है वो एक ध्रुवीय बंध है या पोलर बॉन्ड है। ये लिख दिया ध्रुवीय बंध। बताओ ये बात समझ में आई क्या आपके? मतलब एग्जाम में क्वेश्चन इस तरीके से पूछा जा सकता है कि जो RX है, एल्काइल हैलाइड है, उनमें कार्बन और हेलोजन के बीच बनने वाला बंध कैसा होता है, इस तरह का क्वेश्चन आ सकता है। तो आप क्या कहोगे? ध्रुवीय होता है। बंध कैसा होता है? ध्रुवीय। वे पूछ सकते हैं कि बंध ध्रुवीय क्यों होता है, तो आप बताओगे क्योंकि वह बंध कार्बन और हेलोजन के बीच बनता है और हेलोजन की विद्युत ऋणात्मकता अधिक होती है, इसलिए जो बॉन्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है या इलेक्ट्रॉन का जो बंध युग्म है वो हेलोजन की ओर आंशिक रूप से विस्थापित हो जाता है। अब देखो दूसरी बात बताऊंगा, ध्यान से समझिए जरा बेटे। यदि आपसे कोई पूछता है आबंध वियोजन ऊर्जा,
पता है ना आबंध वियोजन ऊर्जा का क्या मतलब होता है? आबंध वियोजन ऊर्जा, इसे कहते हैं बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी। यानी कि एक बॉन्ड को तोड़ने के लिए जितना एनर्जी चाहिए, या एक मोल बॉन्ड को तोड़ने के लिए कहोगे तो ज्यादा अच्छा होगा। एक मोल बॉन्ड को तोड़ने के लिए जितना एनर्जी हमें चाहिए उसे कहते हैं बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी या आबंध वियोजन ऊर्जा। बेटे इसे आप बॉन्ड एनर्जी या बंध ऊर्जा या आबंध ऊर्जा भी कह सकते हो। एक बॉन्ड बनते समय जितना एनर्जी रिलीज होता है ना, उस बॉन्ड को तोड़ने के लिए उतनी ही एनर्जी की जरूरत होती है। तो बॉन्ड जब बनेगा तो एक डेफिनेट अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज होगा, और जब उस बॉन्ड को तोड़ना पड़ेगा तो एक डेफिनेट अमाउंट ऑफ एनर्जी आपको देना पड़ेगा। तो जितना एनर्जी रिलीज हुआ था बनते समय, तोड़ते समय आपको उतना ही एनर्जी देना पड़ेगा। इसका मतलब बॉन्ड एनर्जी इज ऑलवेज इक्वल्स टू बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी, यानी कि बंध ऊर्जा हमेशा बंध वियोजन ऊर्जा के समान होती है या बराबर होती है। इस चीज को आप अपने दिमाग में घुसा लो बिल्कुल एकदम। यदि कोई आपसे पूछता है बॉन्ड एनर्जी, यदि कोई आपसे पूछता है बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी, तो दोनों चीज बिल्कुल सेम है। देखो आबंध वियोजन ऊर्जा, आबंध वियोजन ऊर्जा की बात यदि मैं करूं तो बेटे सबसे ज्यादा बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी होती है सी एफ बॉन्ड की, और उससे कम होती है सी सी एल बॉन्ड की, और उससे कम होती है सी बी आर बॉन्ड की, और सबसे कम होती है सी आई बॉन्ड की। अब आपके दिमाग में आ रहा होगा कि सर ऐसा क्यों है? भाई इसमें यहाँ तो कार्बन है, कार्बन है, हम सी एक्स बॉन्ड की तो बात कर रहे हैं। एक्स तो फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन कुछ भी हो सकता है। देखो आपको पता है ग्रुप नंबर यदि मैं 17 में जाऊं, 17वें ग्रुप में जाऊं जिसे आप कहते हो हेलोजन, तो इसमें सबसे ऊपर एफ है, फिर है सी एल, फिर है बी आर, फिर है आई, फिर है एटी। सिखा रखा है ना, फूल कली बाहर आई। फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। यदि मैं इन सब के पहले कार्बन जोड़ दूं, ये जोड़ दूं सी एफ, सी सी एल, सी बी आर और सी आई, इस तरह के बॉन्ड बन गए। तो इन चारों यौगिकों को ध्यान से देखो जरा। इसमें इस वाले परमाणु का तो आकार एक जैसा है क्योंकि सारे ही कार्बन है, और इसके पास फ्लोरीन के पास होती हैं दो कक्षाएं, इसके पास दो कक्षाएं, इस पे तीन, इस पे चार, इस पे पांच। तो सबसे छोटा कौन है इनमें? इनमें सबसे छोटा ये है फ्लोरीन। ठीक है, पहली बात, फ्लोरीन का साइज सबसे छोटा है। जब फ्लोरीन का साइज सबसे छोटा है तो ये बॉन्ड भी तो बहुत छोटा बनेगा, पक्की बात है बॉन्ड छोटा बनेगा। और जब बॉन्ड छोटा बनेगा तो छोटा बॉन्ड तो बहुत मजबूत होता है बेटे, और जब मजबूत होता है तो टूटने के लिए बहुत ज्यादा ऊर्जा उसे चाहिए, यानी उसका बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी बहुत ज्यादा होगा। इसलिए हमने लिखा है आबंध वियोजन ऊर्जा सबसे ज्यादा किसकी होती है? किसकी लिखी बेटे? कार्बन और फ्लोरीन के बीच बनने वाले बॉन्ड की। और यदि आप बात करो यहाँ कार्बन और आयोडीन के बीच बनने वाले बॉन्ड की, तो आयोडीन का तो साइज बहुत बड़ा है, और आयोडीन का आकार बड़ा है, तो इसका मतलब ये जो कार्बन और आयोडीन के बीच बॉन्ड बन रहा वो भी तो बहुत बड़ा होगा, होगा नहीं बड़ा? और जो बड़े बॉन्ड होते हैं वे कमजोर होते हैं क्योंकि उनमें अति व्यापन कम होता है, ओवरलैपिंग कम होती है। बॉन्ड कमजोर है तो जल्दी टूट जाएगा, इसे तोड़ने के लिए बहुत कम एनर्जी हमें देनी पड़ेगी। इसलिए हमने लिखा है कि सी और आई के बीच बनने वाला जो बॉन्ड है उसका बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी सबसे कम है। एक रीजन तो ये बता दिया मैंने। अब मैं बात करता हूं दूसरे रीजन की, ध्यान से समझियो जरा। बेटे यदि मैं आपको कहूं कि एफ सी एल बी आर आई, इनमें सबसे ज्यादा विद्युत ऋणात्मक तत्व कौन सा है? विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट? इनमें से सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव कौन है? तो इनमें से क्या पूरी आवर्त सारणी की बात ही कर लें, 118 तत्वों की, पूरी आवर्त सारणी में या पूरी दुनिया में या पूरे संसार में सबसे ज्यादा विद्युत ऋणात्मक तत्व कौन है? फ्लोरीन है। कौन है? फ्लोरीन। और जब फ्लोरीन की विद्युत ऋणात्मकता सबसे ज्यादा है तो वो जो बीच का बॉन्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है वो सबसे ज्यादा सरका हुआ होगा फ्लोरीन की तरफ। और जब फ्लोरीन की तरफ सबसे ज्यादा सरका होगा तो फ्लोरीन के ऊपर आंशिक जो ऋणावेश आएगा वो सबसे ज्यादा आएगा, और इस केस में कार्बन के ऊपर जो आंशिक धनावेश आएगा वो सबसे ज्यादा आएगा। और जितना ज्यादा नेगेटिव और पॉजिटिव चार्ज डेवलप होगा दोनों सिरों पे, बॉन्ड उतना ही ज्यादा पोलर हो जाएगा, और बॉन्ड जितना ज्यादा ध्रुवीय या पोलर हो जाएगा, समझ रहे ना,
बॉन्ड जितना ज्यादा ध्रुवीय या पोलर हो जाएगा उसके टूटने के चांसेस उतने ही कम होंगे। दिमाग में घुसा लो इन दोनों पॉइंट्स को। फर्स्ट ऑफ ऑल हमने डिस्कस किया है कि बॉन्ड कौन सा छोटा है और कौन सा बड़ा है। जो बॉन्ड छोटा है वो टूटना मुश्किल है, उसे तोड़ने के लिए ज्यादा एनर्जी देना पड़ेगा। फिर हमने दूसरी बात करी है यहाँ विद्युत ऋणात्मकता की, कि इसकी विद्युत ऋणात्मकता ज्यादा है इसलिए ये वाला बॉन्ड मजबूत है, इसकी सबसे कम है तो इसलिए ये वाला बॉन्ड क्या है, सबसे कमजोर है। तो आबंध वियोजन ऊर्जा की कोई परिभाषा पूछ ले तो वो तो बता ही दोगे। एक ही तरह के एक मोल बॉन्ड तोड़ने के लिए जितनी ऊर्जा चाहिए उसे कहते हैं आबंध वियोजन ऊर्जा। बस इस बात का ध्यान रखना है कि एक बॉन्ड नहीं तोड़ना है, एक मोल बॉन्ड तोड़ने हैं। कितने बॉन्ड तोड़ने? एक मोल, और एक ही जैसे होने चाहिए। ऐसे नहीं कि एक बॉन्ड ये तोड़ दिया, एक ये तोड़ दिया, एक ही जैसे एक मोल बॉन्ड तोड़ने के लिए जितनी ऊर्जा चाहिए। और आबंध वियोजन ऊर्जा सबसे ज्यादा किसकी है? CF की। तो मुझे अच्छा एक बात बताओ आप, जब आबंध वियोजन ऊर्जा सबसे ज्यादा CF की है तो क्रियाशीलता किसकी होगी सबसे ज्यादा? बताओ कौन सा बॉन्ड इसमें से सबसे ज्यादा क्रियाशील होगा? यदि कोई पूछ ले क्रियाशीलता का क्रम, तो जो बॉन्ड सबसे कमजोर है वो सबसे पहले टूट जाएगा, यानी कि सबसे जल्दी टूटने के लिए तैयार होगा, और जो सबसे जल्दी टूटेगा वही सबसे ज्यादा क्रियाशील होगा। तो यहाँ सबसे ज्यादा क्रियाशील कौन सा है? Ti। इसका मतलब यह है कि यदि आपको कोई कह दे कि एल्काइल आयोडाइड, देखो इसमें कार्बन तो होगा ना, पता है ना आपको, ये CH3 है तो कार्बन तो होगा, C2H5 है तो कार्बन तो होगा। तो सबसे ज्यादा क्रियाशील एल्काइल आयोडाइड होते हैं, और उनसे कम क्रियाशील होते हैं एल्काइल ब्रोमाइड, और बेटे सब उससे कम क्रियाशील होते हैं एल्काइल क्लोराइड, और सबसे कम क्रियाशील होते हैं एल्काइल फ्लोराइड। ये भी क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि कौन, किसका बॉन्ड सबसे ज्यादा मजबूत है और किसका बॉन्ड सबसे ज्यादा कमजोर है। और जिसका बॉन्ड सबसे ज्यादा मजबूत है वो सबसे कम क्रियाशील होगा, क्योंकि बॉन्ड टूटने को तैयार ही नहीं होगा, और जो बॉन्ड सबसे कमजोर है वो सबसे ज्यादा क्रियाशील होगा। इस चीज का ध्यान रखना है आपको। अच्छा, हमें पता चला है कि Ri सबसे ज्यादा क्रियाशील है। Ri क्या है? सबसे ज्यादा क्रियाशील। जब बेटे Ri सबसे ज्यादा क्रियाशील है तो एक बहुत अच्छी बात बताऊं। सबसे अच्छी बात यह है कि चूंकि Ri सबसे अधिक क्रियाशील होता है, Ri सबसे अधिक क्रियाशील होता है, इसलिए आपको क्या देखने को मिलता है, ये लिख दिया। इसलिए क्या देखने को मिलता है कि यदि आपने Ri को, या Ri के दो अणु लिए मैंने, यदि आप Ri को सनलाइट में रख दोगे ना, सनलाइट सूर्य के प्रकाश में, H न्यू लिख दिया, तो बॉन्ड बहुत कमजोर है, सबसे ज्यादा क्रियाशील है, तो ये सूर्य के प्रकाश से ही थोड़ी सी ऊर्जा लेके टूट जाएगा। ये दोनों बॉन्ड टूट जाएंगे, ये वाला भी टूट गया और ये वाला भी। तो क्या बनेगा? ये दोनों R आपस में जुड़ेंगे, R, ये तो बन गया आपका एल्केन। क्या बना? एल्केन। और ये क्या निकला? I2, आयोडीन अलग हो जाएगी। ऐसा इसलिए हुआ है क्योंकि R और I यानी कि कार्बन और आयोडीन के बीच बनने वाला बॉन्ड बहुत कमजोर है और बहुत ज्यादा क्रियाशील है, सूर्य के प्रकाश में ही टूट जाएगा। पेपर में पूछा जाता है कि जब एल्काइल आयोडाइड को सनलाइट में या सूर्य के प्रकाश में रखते हैं तो आयोडीन क्यों मुक्त होती है, कारण बताओ। तो आप बताओगे कि ये वाला कारण लिखना है जो नोट में मैंने लिख दिया, लिख दोगे ना इस रीजन को। अच्छा चलो अगले टॉपिक पे मूव कर रहे हैं, यहां से मैं हेडिंग लिख रहा। अब हम बात करेंगे Rx की अभिक्रियाओं के बारे में। Rx की अभिक्रियाएं, Rx की अभिक्रियाएं का मतलब रिएक्शंस ऑफ Rx, एल्काइल हैलाइड, कि एल्काइल हैलाइड कौन कौन से रिएक्शन दिखाता है उसके बारे में बात करेंगे। ठीक है बेटे,
तो सबसे पहले तो हम आज जो डिस्कस हमें करना है वो डिस्कस करना है नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया। नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया, इसके बारे में आज हम बात करेंगे। बेटे ध्यान से देख लो, नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया, या आप इसे कह सकते हो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। ठीक है बेटे, तो हमें नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया या न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन के बारे में आज बात करनी है। और बेटे ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मैं आपको बता रहा हूं, एग्जाम में पूछा जाता है। नाम से डरने की कोई भी जरूरत नहीं है, बिल्कुल भी जरूरत नहीं है नाम से डरने की। यहाँ आपको दिखाई दे रहा है नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया। अब आपके दिमाग में आ रहा होगा कि सर इसका नाम नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया क्यों है। मैं बताऊं क्यों है इसका नाम। देखो यहाँ बता रहा मैं, एक तो ब्लॉक ये बन गया आपका, यहाँ बता रहा बेटे, मान लो आपके पास कोई एल्काइल हैलाइड है, जैसे मैं लिख दूं RX, ये एल्काइल हैलाइड है। तो एल्काइल हैलाइड में सबको पता है कि बॉन्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन हेलोजन की तरफ को शिफ्टेड होगा, हेलोजन के ऊपर आंशिक ऋणावेश और कार्बन के ऊपर आंशिक धनावेश होगा। तो यदि इस एल्काइल हैलाइड पर कोई न्यूक्लियोफाइल अटैक करता है, न्यूक्लियोफाइल माने नाभिक स्नेही, ये लिखा हुआ है नाभिक स्नेही या न्यूक्लियोफाइल। नाभिक स्नेही उसे कहते हैं जो नाभिक की तरफ आकर्षित होने को तैयार हो। नाभिक के ऊपर कैसा आवेश होता है यूं बताओ आप। नाभिक के ऊपर होता है बेटे धन आवेश, और धन आवेश की तरफ कौन आकर्षित होगा? दो तरह की स्पीसीज धन आवेश की ओर आकर्षित होंगी। पहली स्पीसीज, धन आवेश कह दो या नाभिक कह दो, बेटे धनावेश या नाभिक की तरफ वो आकर्षित हो सकता है जिसके खुद के ऊपर ऋणावेश हो। जैसे मैंने यहाँ लिखा NU न्यूक्लियोफाइल के ऊपर माइनस दिखाया है, जो खुद ऋण आवेशित है, यानी कि ऋण आवेशित आयन है, जिसे आप कहते हो ऋण आयन या एनायन, वो खुद ऋणावेशित है, तो वो धनावेशित नाभिक की तरफ आकर्षित तो होगा ही। इसलिए हम उसे कहते हैं नाभिक स्नेही। नाभिक स्नेही का मतलब वो स्पीसीज जो नाभिक अर्थात धन आवेश की ओर आकर्षित होती हो, और धन आवेश की ओर आकर्षित होने वाली सबसे सरल स्पीसीज होती है ऋण आयन। तो ऋण आयन को आप नाभिक स्नेही कह सकते हो। या फिर नाभिक की तरफ वो आकर्षित होगा जिसके पास इलेक्ट्रॉनों की अधिकता होगी। जिसके पास इलेक्ट्रॉनों की अधिकता होगी यानी कि इलेक्ट्रॉन उसके पास एक्सेस में अवेलेबल होंगे, वो भी नाभिक की ओर आकर्षित हो सकता है, और उसे भी आप न्यूक्लियोफाइल कह सकते हो। ठीक है बेटे, पर यहाँ आपका पूरा टारगेट होना चाहिए ऋण आयन पर। जब भी मैं नाभिक स्नेही आपको कहता हूं तो आपको समझ जाना चाहिए कि सर बात कर रहे हैं किसी ऋण आयन की, क्योंकि ऋण आयन ऋण आवेश रखने के कारण नाभिक की ओर आकर्षित हो सकता है, क्योंकि नाभिक पर होता है धन आवेश। ठीक है, अब देखो, मान लो आपके पास कोई एल्काइल हैलाइड है और एल्काइल हैलाइड पे अटैक करा नाभिक स्नेही ने, तो नाभिक स्नेही यदि जुड़ने के लिए अटैक करता तो यहाँ अटैक करता, प्लस और माइनस जुड़ जाते, खेल खत्म। पर इसे जुड़ना नहीं है, यहाँ लिखा हुआ है प्रतिस्थापन। क्या लिखा हुआ है? प्रतिस्थापन। यहाँ लिखा हुआ है सब्स्टिट्यूशन। प्रतिस्थापन या सब्स्टिट्यूशन का मतलब होता है कि मान लो मैं कुर्सी पे बैठा हुआ हूं, मान लो मैं किसी कुर्सी पे चेयर पे बैठा हुआ हूं, और क्या हुआ बेटे कि कोई मेरे से सीनियर टीचर आए, तो मैं कुर्सी से अपने आप उठ जाऊंगा और उन्हें कहूंगा कि सर आप बैठ जाओ। तो जिस कुर्सी पे मैं बैठा हुआ था, जिस जगह पे मैं बैठा हुआ था, मुझे वहां से हटा दिया गया है, या फिर मैं स्वयं हट गया हूं वहां से और मेरी कुर्सी पे आके बैठ गए हैं कोई दूसरे अध्यापक जो मेरे से सीनियर हैं। तो इसका मतलब मैं सब्स्टिट्यूट हो गया हूं किसी दूसरे अध्यापक के द्वारा। ठीक है, या मैं प्रतिस्थापित हो गया हूं किसी दूसरे अध्यापक के द्वारा। क्या आप इस बात को समझते हो? यदि आप इस बात को समझते हो तो पक्की बात है कि आप समझ जाओगे कि यहाँ क्या होगा कि जो न्यूक्लियोफाइल है वो ऋणावेशित है, और ऋणावेशित न्यूक्लियोफाइल अटैक करेगा कहाँ? यहाँ अटैक करेगा इस हेलोजन एटम के ऊपर। हेलोजन एटम भी स्लाइटली नेगेटिवली चार्ज्ड है।
और जब अटैक करेगा तो होगा क्या, आर के साथ जुड़ जाएगा ये न्यूक्लियोफाइल और ये इसे यहां से हटना पड़ेगा और ये एक्स नेगेटिव निकल जाएगा अलग। तो इस रिएक्शन की यदि मैं बात करूं तो सबसे पहली बात यह है कि इसका नाम नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन क्यों है। नाभिक स्नेही इसलिए नाम रखा गया बिकॉज द अटैकिंग रिएजेंट इज न्यूक्लियोफाइल। आक्रमणकारी अभिकर्मक नाभिक स्नेही है। आक्रमणकारी अभिकर्मक जो भी होता है उसके आधार पर ही अभिक्रिया का नाम रखा जाता है। यहाँ जो अटैक करा, जो आक्रमण करा, वो किसने करा, न्यूक्लियोफाइल ने। किसने करा, नाभिक स्नेही ने। नाभिक स्नेही ने अटैक करा, तो इसलिए हमने इस रिएक्शन में नाम रखा है नाभिक स्नेही या न्यूक्लियोफाइल। अब बात है कि यहाँ नाभिक स्नेही ने अटैक करके हेलोजन एटम को प्रतिस्थापित कर दिया, यानी कि सब्स्टिट्यूट कर दिया, इसलिए हमने यहाँ लिखा है प्रतिस्थापन। अब बताओ समझ में आया क्या कि नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया का क्या मतलब होता है। जो एल्काइल हैलाइड मींस आर एक्स होते हैं, उनके ऊपर यदि कोई न्यूक्लियोफाइल या नाभिक स्नेही अटैक करता है, तो नाभिक स्नेही अटैक करके हेलोजन एटम को उसकी जगह से प्रतिस्थापित कर देता है, हटा देता है, डिस्प्लेस कर देता है, रिप्लेस कर देता है और अपने आप उसकी जगह ले लेता है। ऐसी रिएक्शंस को हम कहते हैं नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया या न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। ठीक है बेटे, तो यहाँ हमें एक बात समझ में आई, हमें समझ में आई कि इन अभिक्रियाओं में आर एक्स पर, आर एक्स कह दो या सबस्ट्रेट भी कह सकते हो आप, सबस्ट्रेट भी कह सकते हो आर एक्स को। ठीक है बेटे, तो हमने लिखा इन अभिक्रियाओं में आर एक्स पर कौन अटैक कर रहा, मैं लिख दूं यहां नाभिक स्नेही या न्यूक्लियोफाइल भी आप कह सकते हो, ब्रैकेट में लिख दूं मैं NU नेगेटिव न्यूक्लियोफाइल। तो आर एक्स पर कौन अटैक कर रहा बेटे, न्यूक्लियोफाइल। हमने लिखा इन अभिक्रियाओं में आर एक्स पर नाभिक स्नेही या न्यूक्लियोफाइल आक्रमण करता है, आक्रमण करता है, यानी कि अटैकिंग रिएजेंट जो है वो न्यूक्लियोफाइल है। इस चीज को आपको ध्यान रखना पड़ेगा। मैं यहां लिख दूं जैसे न्यूक्लियोफाइल कौन कौन से हो सकते हैं। जैसे न्यूक्लियोफाइल कौन हो सकता है, OH नेगेटिव, देखो नेगेटिव चार्ज कैरी कर रहा तो न्यूक्लियोफाइल तो होगा ही, नेगेटिव चार्ज इसके पास है तो नाभिक स्नेही तो ये होगा ही बेटे। जैसे मैं आपको कह दूं साइनाइड, साइनाइड के ऊपर भी तो कैसा चार्ज होता है, नेगेटिव। तो ये दोनों न्यूक्लियोफाइल हैं। ठीक है, क्यों है न्यूक्लियोफाइल, क्योंकि ये नेगेटिव चार्ज रख रहे हैं, ऋण आवेश इनके पास है, तो धन आवेशित नाभिक की ओर तो ये आकर्षित होंगे ही। ठीक है बेटे। अच्छा एक बात बताऊं बहुत अच्छी, ये जो अभिक्रियाएं हैं ना, मैं लिख दूं इन अभिक्रियाओं की, ये कौन सी अभिक्रियाएं, नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया। इन अभिक्रियाओं की क्या के लिए लिखूं जिससे आपको कंफ्यूजन ना हो। इन अभिक्रियाओं के लिए आर एक्स की क्रियाशीलता की बात कर लें, क्योंकि इस तरह का क्वेश्चन पूछा जाता है पेपर में कि इन अभिक्रियाओं के लिए आर एक्स की क्रियाशीलता के बारे में थोड़ा सा बताओ। तो यहाँ आप बताओगे कि जो आपके पास आर एक्स में आर एफ होता है ना, ये आर एफ बहुत कम क्रियाशील होता है। यदि आप न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन या नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया की बात करते हैं तो एल्काइल फ्लोराइड सबसे कम क्रियाशील होता है इन अभिक्रियाओं के लिहाज से, और उससे ज्यादा क्रियाशील होता है RCl, फिर RBr और सबसे ज्यादा क्रियाशील होता है RI। क्या इस बात को आप समझ रहे हो कि ऐसा क्यों है? इसका कारण पता क्या है बेटे, इसका कारण यह है कि यदि यहाँ RF होगा तो F तो मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव ऑफ द पीरियडिक टेबल है, आवर्त सारणी का सबसे ज्यादा विद्युत ऋणात्मक तत्व है F, और जब सबसे ज्यादा विद्युत ऋणात्मक तत्व है तो जो बॉन्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है वो बहुत ज्यादा इसकी तरफ सरका हुआ होगा, और बहुत ज्यादा सरका हुआ होगा तो बॉन्ड बहुत ज्यादा मजबूत होगा। साइज फ्लोरीन का छोटा है तो भी बॉन्ड बहुत ज्यादा मजबूत है, तो RF का तो बॉन्ड बहुत मजबूत होगा, और जब बॉन्ड मजबूत होगा तो उसका तो टूटना बहुत मुश्किल होगा, और जब बॉन्ड का टूटना मुश्किल है तो जो न्यूक्लियोफाइल अटैक कर रहा है वो किस तरह हटा देगा। तो इसलिए मैंने दो निशान लगाए हैं यहाँ,
यहाँ लिखा है कि RF का रिएक्टिविटी इज मच लेसर देन RCl, यानी कि RF की क्रियाशीलता RCl से बहुत बहुत ज्यादा कम है, क्योंकि फ्लोरीन के अंदर दो खासियतें, पहली खासियत साइज बहुत छोटा है, दूसरी खासियत सबसे ज्यादा विद्युत ऋणात्मक तत्व है, जिसके कारण R और F के बीच बनने वाला बॉन्ड सबसे ज्यादा मजबूत होगा, और बॉन्ड मजबूत होगा तो न्यूक्लियोफाइल जब यहाँ अटैक मारेगा तो वो बिल्कुल ऐसा होगा जैसे मैं इस दीवार पे धक्का मारूं और मैं यूं सोचूं कि यार ये कमरा थोड़ा सा बड़ा हो जाना चाहिए, पड़ोसियों की तरफ को दीवार को सरकाने की कोशिश कर रहा मैं कि अपने पड़ोस वालों के दीवार को इधर को धक्का देके सरका दूं और मेरा कमरा थोड़ा बड़ा हो जाएगा। क्या कमरा बड़ा हो जाएगा मेरे धक्का मारने से दीवार पे? आप कहोगे कि सर क्या बात कर रहे हैं आप, बड़ा तो हो ही नहीं सकता है। आप कोई शक्तिमान तो हो नहीं, ना ही आप ही मैन हो, ना ही आप हनुमान हो। हनुमान को तो जानते हो आप, जिसे हम कहते हैं हनुमान, ठीक है। तो जितने पावरफुल आदमी हैं उनके बाद में मैन लगा हुआ है, वे आदमी हैं, ठीक है, मैं राक्षस नहीं है, ठीक है बेटे। जैसे मैं कहूं हनुमान, मैन लगा हुआ है। जैसे मैं कहूं ही मैन, सुपरमैन, स्पाइडर मैन, इसी तरह शक्तिमैन। तो ये सारी बात है कि हाँ, विदेशों में कहा जाता है मैन और हमारे यहाँ कहा जाता है मान, जैसे शक्तिमान, हनुमान, है तो एक ही बात, सिर्फ उच्चारण का ही तो फर्क पड़ रहा है, और तो कुछ फर्क है ही नहीं बेटे। तो देखो जरा यहाँ पता चल गया ना आपको कि RF कम क्रियाशील क्यों है। रीजन दो बताए, F का साइज छोटा है, F की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सबसे ज्यादा है। RCl, RBr, RI की बात करूं, यदि यहाँ I है तो दो फैक्टर हैं यहाँ। आई का साइज बड़ा होने के कारण बॉन्ड बड़ा है, बॉन्ड बड़ा है तो कमजोर है, कमजोर है तो एकदम टूट जाएगा, न्यूक्लियोफाइल अटैक करते ही एकदम आयोडीन बाहर। दूसरा कारण आई यानी आयोडीन, इसकी आई की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वैद्युत ऋणात्मकता बहुत कम है, और यदि वैद्युत ऋणात्मकता बहुत कम है तो बॉन्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन बहुत कम शिफ्ट मारेंगे, और बॉन्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन बहुत स्लाइटली डिस्प्लेस होंगे, बहुत कम डिस्प्लेस होंगे अपनी सेंटर पोजीशन से, जिसके ऊपर ये जो बॉन्ड बनेगा वो ज्यादा ध्रुवीय नहीं होगा RI का, और ज्यादा ध्रुवीय नहीं होगा तो जल्दी टूट सकता है, ठीक है। जल्दी से अच्छा स्क्रीनशॉट लो, फिर अगली बात बताऊंगा बहुत अच्छी। ले लिया बेटे स्क्रीनशॉट? ठीक है बेटे, अब हम बात करेंगे SN अभिक्रियाओं के प्रकार, यानी कि टाइप्स ऑफ न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रियाओं के प्रकार। देखो यहाँ हमने लिखा है नंबर A। सबसे पहले हम सबसे पहले प्रकार के बारे में बात करेंगे, उसका नाम है SN1। ध्यान रखना है आपको, SN1। SN1 का मतलब होता है, N का मतलब न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन यूनिमोलिकुलर, ठीक है, एक आणुक नाभिकीय प्रतिस्थापन अभिक्रिया। ध्यान से समझेंगे दोबारा, नाभिकीय प्रतिस्थापन अभिक्रिया यानी न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन का जो पहला प्रकार है उसका नाम है SN1। SN1 की शक्ल देख के कोई भी बच्चा परेशान नहीं होगा कि पता नहीं कैसे लिख दिया सर ने। न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन यूनिमोलिकुलर, या फर्स्ट ऑर्डर भी आप इसे कह सकते हो। वन का मतलब यूनिमोलिकुलर या फर्स्ट ऑर्डर, कुछ भी कह सकते हो। हिंदी में आप कह सकते हो एक आणुक नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया। एक आणुक से पता चल रहा है कि इसकी आणविकता एक होगी, या फिर आपको बताऊं इसकी कोटि भी एक ही होती है, इसकी कोटि और आणविकता दोनों एक होती हैं इस रिएक्शन की। यहां लिखा हुआ है यूनिमोलिकुलर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। मैं आपको समझाऊंगा बहुत सिंपल वे में, आप बिल्कुल ध्यान से समझोगे, ठीक है बेटे। यहां से समझ रहे हम, चलो बेटे, इन अभिक्रियाओं का जो वेग होता है ना, इनका वेग केवल एक अणु की सांद्रता पर, इनका वेग केवल एक अणु की सांद्रता पर निर्भर करता है। इनका वेग केवल एक अणु की सांद्रता पर निर्भर करता है। जब ही तो कहा कि इनकी कोटि कितनी होती है, एक होती है। तो हम लिख सकते हैं, यहीं से लिख दूं, अर्थात इनकी कोटि एक होती है।
तो यदि कोई आपसे पूछता है कि SN1 रिएक्शंस की कोटि कितनी होती है, तो आप बता सकते हो ना कितनी होती है, एक। कैसे होती है मैं सारी चीज आपको समझाऊंगा बेटे। ये अभिक्रियाएं जो हैं SN1 अभिक्रियाएं, ये अभिक्रियाएं निम्न दो पदों में पूर्ण होती हैं। ये भी क्वेश्चन पेपर में आ जाता है बेटे। पेपर में क्वेश्चन आता है कि SN1 रिएक्शंस कितने स्टेप में कंप्लीट होती हैं, कितने पदों में पूर्ण होती हैं। तो आप बताओगे दो पदों में। कौन कौन से दो पद? नंबर एक, पहला तो यहां लिखेंगे हम। सबसे पहले क्या होता है बेटे, जो RX होता है एल्काइल हैलाइड, आपको पता है ना। RX क्या होता है कि RX में आपका विषम विदलन होता है। आपको पता है बॉन्ड हेलोजन की तरफ को सरके हुए हैं, तो यहाँ क्या होगा, विषम विदलन होगा। क्या होगा? विषम विदलन। यानी कि जो बॉन्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है वे दोनों किसकी तरफ चले जाएंगे, हेलोजन की तरफ। आप बिल्कुल ऐसे कह सकते हो कि हाँ बॉन्ड यहीं से टूट गया और दोनों इलेक्ट्रॉन चले गए हेलोजन की तरफ। तो यहाँ तो बन गया एक कार्ब धनायन और एक बन गया ऋण आयन हेलोजन का। R पॉजिटिव यानी ऐसा एल्काइल ग्रुप जिसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज है, इसे कहते हैं कार्ब धन आयन या कार्बो धनायन या कार्ब कैटायन या कार्बो कैटायन, कुछ भी कह सकते हो आप। यानी कि ऐसा एल्काइल ग्रुप जिसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज हो। ये तो होता है पहला स्टेप। और दूसरे स्टेप में क्या होता है कि जो आपका ये कार्ब धनायन है ना, ये कार्ब धनायन, इसके ऊपर आ जाता है आपका न्यूक्लियोफाइल। जैसे OH नेगेटिव आ गया, न्यूक्लियोफाइल आके इसके ऊपर अटैक करेगा और अटैक करके क्या बन जाएगा, हमारा मेन प्रोडक्ट बन जाएगा। ये बन गया ROH। क्या बन गया? ROH। इसका मतलब हमें पता चला कि SN1 रिएक्शन में कितने स्टेप होते हैं, दो स्टेप होते हैं। पहले स्टेप में जो आपका सबस्ट्रेट है, जो आपका मुख्य पदार्थ है, वो RX जिसे आप कहते हो एल्काइल हैलाइड, वो क्या होता है, उसमें विषम विदलन होता है। और विषम विदलन जिसे आप कहते हो हेट्रोलाइटिक बॉन्ड फिजन, तो विषम विदलन के कारण एक तो बनता है कार्ब धनायन या कार्बो कैटायन और एक बनता है ऋणायन। अब क्या होता है कि ये जो कार्बो कैटायन है इसके ऊपर न्यूक्लियोफाइल अटैक करता है, नाभिक नहीं अटैक करता है और मेन प्रोडक्ट आपका बन जाता है ROH। यहाँ हमने ROH का एग्जाम्पल लिया है। बस आपको एक चीज ध्यान से समझनी, बिल्कुल ध्यान से समझिए जरा जो चीज अब मैं समझा रहा। आपको पता चल गया कि SN1 रिएक्शन दो स्टेप में कंप्लीट होती है, पहला स्टेप और दूसरा स्टेप। आपको ध्यान रखना है कि पहला स्टेप होता है स्लो और दूसरा स्टेप होता है फास्ट। और आपको मैंने एक बात समझा रखी है फिजिकल केमिस्ट्री में बहुत अच्छे तरीके से कि स्लोएस्ट स्टेप इज द रेट डिटरमाइनिंग स्टेप। यदि कोई अभिक्रिया एक से ज्यादा पदों में पूर्ण होती है तो ऐसी अभिक्रिया को आप कहते हो जटिल अभिक्रिया या कॉम्प्लेक्स रिएक्शन। कहते हो या नहीं? जटिल अभिक्रिया किसे कहते हैं? मैंने आपको समझाया था कि जटिल अभिक्रियाएं वे अभिक्रियाएं होती हैं जो एक से अधिक पदों में पूर्ण होती है, जैसे दो पदों में, तीन पदों में, चार पदों में। और उन सारे पदों में से एक पद, एक स्टेप ऐसा होता है जो सबसे धीमी गति से चलता है, स्लोएस्ट स्टेप। और बताया था कि पूरी अभिक्रिया का वेग उस स्लोएस्ट स्टेप पर ही डिपेंड करता है। तो स्लोएस्ट स्टेप इज द रेट डिटरमाइनिंग स्टेप। मंदतम पद ही वेग निर्धारक पद होता है। तो यहाँ दो स्टेप में जब रिएक्शन कंप्लीट हो रही है तो पहला स्टेप स्लो है। तो हमें पता चला, हमें क्या पता चला, हमें पता चला कि पहला जो पद है, पहला जो स्टेप है, वो पहला स्टेप कैसा है, स्लो है यानी धीमा है। तो बेटे जब वो स्लो है तो मैं लिख सकता हूं, इसलिए वो पहला स्टेप ही क्या होगा, वेग निर्धारक होगा। यानी कि जो स्टेप स्लो होता है वो ही वेग निर्धारक पद होता है। फिजिकल केमिस्ट्री में हम पढ़कर आ चुके हैं इस चीज को। तो जब पहला पद स्लो है तो वेग निर्धारक तो होगा ही। और पहले पद में यदि आप देखो कितने अणु हैं, एक ही तो अणु है RX। तथा करके लिख दूं, तथा इसमें एक अणु है। पहले पद में कितने अणु हैं, एक। पहले पद में कितने अणु भाग ले रहे, एक अणु भाग ले रहा है एल्काइल हैलाइड का। ठीक है बेटे, तो इसमें एक अणु है लिख दो, या एक काम करो आप, इससे कंफ्यूजन होगा आपको। आप एक काम करो, तथा इसमें एक अणु
भाग लेता है। अब नहीं होने का कंफ्यूजन। इसमें कितना अणु भाग ले रहा? पहले पद में एक अणु भाग ले रहा आर एक्स का। तो जब इसमें बेटे एक अणु भाग लेता है तो इसलिए कोटि कितनी हो जाएगी? अभिक्रिया की कोटि हो जाएगी एक, क्योंकि इस एक अणु की सांद्रता पर ही अभिक्रिया का वेग निर्भर करता है। किस तरह निर्भर करता है? देखो मैं समझा सकता हूं इस बात को कि यदि कोई पूछे आपसे कि अभिक्रिया का वेग बताओ, अभिक्रिया का वेग बोल दो या अभिक्रिया की दर बोल दो, यही बात है। अभिक्रिया की दर यहाँ डिपेंड करेगी आर एक्स की सांद्रता पर, यही तो है भाई। जब हमें पता चल गया पहला स्टेप स्लो है तो हम इसी की तरफ ध्यान देंगे, दूसरे स्टेप की तरफ अब देखने के भी नहीं हम। और पहले स्टेप में आपका जो अभिकारक है वो कौन है? आर एक्स। तो अभिक्रिया का दर या अभिक्रिया का वेग अनुक्रमानुपाती होगा आर एक्स की सांद्रता के, या आप आर एक्स को कह सकते हो, देखो आर एक्स जो है वो सबस्ट्रेट है ना बेटे, क्या है? सबस्ट्रेट। तो आप ऐसे भी कह सकते हो कि अभिक्रिया की दर अनुक्रमानुपाती है क्रियाधार के। क्रियाधार कह दो या क्रियाधार नहीं कहते तो आप कह सकते हो सबस्ट्रेट। इस चीज का भी आपको ध्यान रखना है कि जो आपकी SN1 रिएक्शन होती है उस रिएक्शन में अभिक्रिया का वेग क्रियाधार या सबस्ट्रेट की सांद्रता के अनुक्रमानुपाती होता है। यह भी सवाल पूछा जाता है बेटे पेपर में, ध्यान रखना है। अच्छा चलो इसका एक एग्जांपल ले लूं आपको समझाने के लिए। एक एग्जांपल ले रहे, चलो एक एग्जांपल ले रहे कि रिएक्शन होती कैसे है। मान लो आपके पास एक सबस्ट्रेट है CH3C, इधर भी CH3 ले लिया और नीचे भी CH3 ले लिया, और यहां जुड़ा हुआ है Br। पता है ना आपको क्या है? टर्सरी ब्यूटाइल ब्रोमाइड है। देखो ये ग्रुप तृतीयक ब्यूटाइल ग्रुप है, नियो ब्यूटाइल ना बोल दियो कोई भी से। ये क्या है? तृतीयक ब्यूटाइल ब्रोमाइड। क्या है? तृतीयक ब्यूटाइल ब्रोमाइड। अच्छा ये जो टर्सरी ब्यूटाइल ब्रोमाइड है इसके ऊपर अटैक करने के लिए आया OH नेगेटिव। कौन अटैक करने के लिए आया? OH नेगेटिव। तो पक्की बात है OH नेगेटिव यहाँ अटैक करेगा। आपको पता है कि इस बॉन्ड के दोनों इलेक्ट्रॉन किसकी तरफ है? Br की तरफ है, इस तरह सरके हुए, और ये दोनों इलेक्ट्रॉन Br ही ले जाएगा। जब टूटेगा तो Br नेगेटिव बनेगा और जो जगह खाली होगी कौन जुड़ जाएगा? OH नेगेटिव। तो आपको पता है कि यहाँ बनेगा कार्बन और ऊपर एक CH3 होगा और इधर भी एक CH3 होगा और इधर भी एक CH3 होगा, और यहाँ कौन जुड़ेगा आके? अब OH नेगेटिव न्यूक्लियोफाइल, और बेघर कौन हो गया? Br नेगेटिव हो गया बेचारा बेघर। अब बात आती है कि सर रिएक्शन आखिरकार हुई कैसे है? तो होने का तरीका तो मैं यहाँ बता रहा, स्टेप नंबर 1। पहले स्टेप में क्या हुआ होगा? पहले स्टेप में ये हुआ होगा कि आपका जो सबस्ट्रेट है टर्सरी ब्यूटाइल ब्रोमाइड, ये है टर्सरी ब्यूटाइल ब्रोमाइड। इस टर्सरी ब्यूटाइल ब्रोमाइड का आयनन हुआ होगा, इसका हुआ होगा बेटे आयनन, जो एक स्लो रिएक्शन है, और आयनन होने से बना होगा यहाँ CH3, यहाँ C, यहाँ CH3 और नीचे भी CH3 पॉजिटिव प्लस, ये तो कार्बोधनायन बन गया। ठीक है बेटे, और साथ में क्या बना होगा? Br नेगेटिव। ये पहले स्टेप में तो ये हुआ होगा। ठीक है, आप इसे कह सकते हो, ये जो बना है ना इसे कह सकते हो आप टर्सरी, टर्सरी नहीं कहते तो 3 डिग्री कह दो, टर्सरी या 3 डिग्री ब्यूटाइल कार्बोकैटायन। कैटायन का मतलब होता है धनायन। देखो मैं यहां लिख दूंगा, आपको फिर कंफ्यूजन होता है बार बार। यदि मैं कैटायन बोल रहा हूं तो इसका मतलब है धनायन, और यदि मैं बोल रहा हूं एनायन तो इसका मतलब होता है ऋणायन। बेटे इंग्लिश में पढ़ना बहुत ज्यादा जरूरी है आपके लिए, नहीं तो 12वीं करते ही सड़क पे आ जाओगे। जितना मैंने पढ़ा रखा कोई भी फायदा नहीं होने का यदि आप पूरा हिंदी पे ही ध्यान दोगे। अब स्टेप नंबर 2 में क्या होगा बताओ? स्टेप नंबर 2, पहला स्टेप तो समझ में आ गया
कि आपका जो टर्सरी ब्यूटाइल ब्रोमाइड था, इसका नाम क्या था? टर्सरी ब्यूटाइल ब्रोमाइड। ठीक है, इसका आयनन हुआ जो एक स्लो स्टेप है, एक तो बना कार्बोधनायन या टर्सरी ब्यूटाइल कार्बोकैटायन, और एक बना ऋणायन Br नेगेटिव, जिससे हमें कोई मतलब नहीं है। ये Br नेगेटिव का कोई खास इंपॉर्टेंट रोल नहीं है यहाँ। इंपॉर्टेंट रोल है इसका कैटायन का। क्या होता है कि ये जो कार्बन है, ऊपर CH3 है, इधर भी CH3 है, ये CH3 और नीचे भी CH3 है। ये जो कार्बोकैटायन है, इस कार्बोकैटायन पे अटैक करता है न्यूक्लियोफाइल OH नेगेटिव, और जब न्यूक्लियोफाइल अटैक करता है तो ये वाला स्टेप है फास्ट, दूसरा स्टेप तो फास्ट होता है, ये आगे यहाँ जुड़ जाएगा बस। जब जुड़ेगा तो ऊपर CH3 है और नीचे भी CH3 और इधर भी CH3 और ये जुड़ गया यहाँ OH। ये बन गया हमारा फाइनल प्रोडक्ट। ठीक है, आप इसे कह सकते हो, यहाँ लिख दो इसका नाम, टर्सरी ब्यूटाइल एल्कोहल। OH का मतलब एल्कोहल ही तो होता है। टर्सरी ब्यूटाइल एल्कोहल लिखो या 3 डिग्री ब्यूटाइल एल्कोहल लिखो, एक ही बात है। आप यहाँ ऐसे भी लिख सकते हो 3 डिग्री ब्यूटाइल एल्कोहल। तो इस तरीके से इस एग्जाम्पल को आप मेंशन कर सकते हो, इस एग्जाम्पल को दे सकते हो। ध्यान रखनी है ये बात, बहुत सिंपल सी बात है। अच्छा, जल्दी से स्क्रीनशॉट लो, फिर आगे बताऊंगा बहुत अच्छी अच्छी बातें। ले लिया बेटे स्क्रीनशॉट? ठीक है, तो बेटे हमें एक बात पता चली है कि SN1 रिएक्शन में क्या होता है। RH सबसे पहले आयनों में टूटता है, जिसमें से एक बनता है कार्ब कैटायन यानी कि कार्ब धनायन, और दूसरा बनता है ऋणायन हैलोजन वाला। फिर दूसरे स्टेप में क्या होता है कि जो कार्ब धन आयन है उसके ऊपर अटैक करता है न्यूक्लियोफाइल, जिसे आप कहते हो नाभिक स्नेही, और नाभिक स्नेही या न्यूक्लियोफाइल अटैक करके बनाता है मेन प्रोडक्ट। तो हमें इस बात का ध्यान रखना है कि जो SN1 रिएक्शन है वो कितने स्टेप में कंप्लीट होती है? 2 स्टेप में। पहला स्टेप आयनन विषम विदलन द्वारा जो हुआ है, और दूसरा स्टेप है न्यूक्लियोफाइल का अटैक। पहला स्टेप होता है स्लो और दूसरा स्टेप होता है फास्ट। तो जो पहला स्टेप है, जो स्लो स्टेप है, उस स्टेप में केवल एक अणु हिस्सा लेता है, जिसे आप कहते हो सबस्ट्रेट यानी RH। इसलिए उस अभिक्रिया की कोटि होती है 1। तो आपको यह बात भी स्पष्ट होनी चाहिए कि SN1 रिएक्शन की आणविकता और कोटि 1 होती है, और 2 स्टेप में रिएक्शन कंप्लीट होती है। अब यहाँ कोई रिएक्शन कितनी जल्दी होगी और कितनी ज्यादा उसकी प्रायिकता है, होने की प्रोबेबिलिटी कितनी ज्यादा है, वो इस बात पर डिपेंड करता है कि जो आपका कार्बोकैटायन यानी कि कार्बोधनायन या कार्ब धनायन जो बना है वो कितना ज्यादा स्थायी है। यदि किसी RH यानी एल्काइल हैलाइड से बनने वाला कार्ब धन आयन ज्यादा स्थायी होता है, तो इसका मतलब यह है कि उसके द्वारा दिखाई जाने वाली रिएक्शन की प्रोबेबिलिटी या प्रायिकता या संभावना बहुत ज्यादा होती है। ये बात जरा आपको समझनी पड़ेगी। ठीक है, देखो मैं किस तरीके से इस बात को समझाऊंगा, ध्यान से देखियो जरा। आप एक काम करो, आप एक हेडिंग लिख लो नोट। नोट में समझेंगे इसे, क्योंकि इसमें से क्वेश्चन आ जाता है पेपर में। हम समझेंगे कार्ब धनायनों का स्थायित्व। सबसे पहले इस बात को समझ लो, चलो आप, कार्ब धनायनों का स्थायित्व। और मैं किस लिए समझा रहा हूं आपको? मैं समझा रहा हूं SN1 रिएक्शन के लिए, कि मान लो कहीं SN1 रिएक्शन की जब हम बात करते हैं तो उस रिएक्शन के लिए जो कार्ब धनायन जो उसमें बनते हैं, पहले स्टेप में ही तो बनते हैं कार्ब धनायन, उन कार्ब धनायनों में से कौन सा कार्ब धनायन सबसे ज्यादा स्थायी होता है। देखो मैं एक चीज को रिपीट करूंगा, दोबारा ध्यान से समझिए। कोई भी कार्ब धनायन जितना ज्यादा स्थायी होगा उसका रिएक्शन में पार्टिसिपेट करने का चांस भी उतना ही ज्यादा होगा, प्रोबेबिलिटी उतनी ही ज्यादा होगी, संभावना उतनी ही ज्यादा होगी, प्रायिकता उतनी ही ज्यादा होगी, चांसेस उतनी ही ज्यादा होंगे। ठीक है, तो हमें इस बात को देखना है कि कौन से कार्ब धनायन सबसे ज्यादा स्थायी होते हैं। जैसे मान लो एक कार्ब धनायन की बात कर रहे हैं हम, CH3 पॉजिटिव की, मिथाइल कार्ब धनायन। बेटे मिथाइल कार्ब धनायन सबसे कम स्थायी होता है, और फिर उसके बाद होता है प्राइमरी कार्बोकैटायन।
यानी प्राथमिक कार्ब धनायन। इससे ज्यादा स्थायी तो बेटे सेकेंडरी कार्बोकेटायन ही होता है, उससे ज्यादा स्थायी तो टर्सरी कार्बोकेटायन ही होता है। तो इसका मतलब यह है मिथाइल कार्बोधनायन सबसे कम स्थायी होगा, और सेकेंडरी प्राइमरी कार्बोधनायन उससे ज्यादा, सेकेंडरी उससे भी ज्यादा, और टर्सरी कार्बोकेटायन सबसे ज्यादा स्टेबल होगा। अब यहां तुम्हें कंफ्यूजन हो रहा होगा, जो बच्चे रेगुलर नहीं पढ़ते हैं और निश्चित क्रम में नहीं पढ़ते, उन्हें तो यही नहीं समझ में आ रहा होगा कि सर ये तो समझ में आ गया CH3 पॉजिटिव आपने लिख दिया, पर 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री तो कुछ समझ में ही नहीं आ रहा हमारे क्या लिख दिया। चलो मैं इसे दूसरे तरीके से लिख रहा हूं, यहाँ लिख रहा, चलो ठीक है, ध्यान से समझियो। सबसे पहले क्या है, सबसे पहले तो बेटे CH3 है, ये लिख दिया मैंने, CH3 कार्बोकेटायन सबसे कम स्थायी। इससे ज्यादा स्थायी कौन है? इससे ज्यादा स्थायी लिखा प्राइमरी कार्बोकेटायन। प्राइमरी कार्बोकेटायन ऐसा होगा, देखो है तो ये भी प्राइमरी, CH3 CH2 पॉजिटिव, ये कार्बन एक कार्बन से जुड़ा हुआ, तो मैं इसे प्राइमरी कहूंगा। मतलब इससे ज्यादा स्थायी ये है। और प्राइमरी के बाद यहाँ क्या लिखा हुआ है? टर्सरी, सॉरी सेकेंडरी। क्या है बेटे? सेकेंडरी है। सेकेंडरी पता कैसा होता है? ऐसा होता है, देखो मैं यहां बनाऊंगा सेकेंडरी, CH3 और CH, ये होगा, ठीक है। ये उससे ज्यादा स्थायी होगा प्राइमरी से। प्राइमरी से ज्यादा स्थायी कौन हुआ? सेकेंडरी। और सेकेंडरी से भी ज्यादा स्थायी कौन है? टर्सरी। देखो टर्सरी बना रहा, ध्यान से देखियो, 3 मिथाइल ग्रुप लिखे मैंने यहाँ, ये लिख लिए 3 मिथाइल ग्रुप। सबसे सिंपल ग्रुप से प्राइमरी सेकेंडरी टर्सरी में आपको समझा रहा है, ये टर्सरी कार्बोकेटायन है। तो इस चीज को आपको ध्यान रखना है कि मिथाइल कार्बोकेटायन सबसे कम स्टेबल, सबसे कम स्थायी, प्राइमरी उससे ज्यादा, सेकेंडरी उससे ज्यादा, सबसे ज्यादा टर्सरी। देखो मिथाइल प्राइमरी कार्बोकेटायन, सेकेंडरी कार्बोकेटायन। ये प्राइमरी कार्बोकेटायन इसलिए है क्योंकि इसमें कार्बन एटम जो जुड़ा हुआ है एक ही कार्बन से जुड़ा हुआ है, इसलिए हम इसे कहते हैं प्राइमरी कार्बोकेटायन या प्राथमिक कार्ब धनायन। और इसमें इस कार्बन के ऊपर ही तो पॉजिटिव चार्ज है, तो कार्बन देखो कितने कार्बन से डायरेक्टली अटैच है बेटे? 2 कार्बन से, इससे और इससे। जब ये वाला कार्बन एटम 2 कार्बन एटम से सीधा जुड़ा हुआ है, तो मैं इस कार्बन को बेटे सेकेंडरी कार्बन एटम या द्वितीयक कार्बन परमाणु या 2 डिग्री कार्बन एटम नहीं कहूंगा क्या? इसलिए तो यहां लिखा था मैंने 2 डिग्री। इस वाले कार्बन को देखिए जरा, यह कार्बन कितने कार्बन से जुड़ा हुआ? डायरेक्ट 3 से जुड़ा हुआ, तो तृतीयक कार्बन परमाणु में कहूंगा इसे, टर्सरी कार्बन एटम कहूंगा या 3 डिग्री कार्बन एटम कहूंगा। तो सबसे ज्यादा स्थायी ये होता है। अब इस क्रम को तो आप याद रख लोगे, पर क्या आपके दिमाग में ये क्वेश्चन नहीं आ रहा है कि सर आखिरकार ऐसा है क्यों? आप किस आधार पर बोल रहे हो कि ये सबसे कम स्थायी है और किस आधार पर बोल रहे हो कि ये सबसे ज्यादा स्थायी है? तो आधार मेरा पता क्या है बेटे? यहाँ हम 2 बेस पे इस पॉइंट को क्लियर कर सकते हैं। वैसे तो बहुत सारे बेस हैं, बहुत सारे फैक्टर हैं जिन्हें मैं यहाँ लगा सकता हूं, पर उन बहुत सारे फैक्टर्स में से 2 फैक्टर आपको पता होने चाहिए। एक तो आपको पता होना चाहिए कक्षा 11 यानी कि क्लास 11th में आपके द्वारा गहनता से अध्ययन किया जा चुका प्रेरणिक प्रभाव। दोबारा रिपीट कर रहा, प्रेरणिक प्रभाव, जिसे आप कहते हो इंडक्टिव इफेक्ट, जिसे आप कैपिटल आई से प्रदर्शित किया करते थे किसी जमाने में, ठीक है। वो भी एक समय था और आज भी एक समय है। और एक आपको डिस्कस करना है यहाँ अति संयुग्मन, जिसे आप कहते थे सुपर कॉन्जुगेशन। तो बेटे अति संयुग्मन के बारे में भी आपने, और इंडक्टिव इफेक्ट यानी प्रेरणिक प्रभाव के बारे में भी आपने पढ़ा था। तो इनमें से यदि मैं एक भी फैक्टर को यहाँ लेके चलूंगा तो आपको सब कुछ क्लियर हो जाएगा। चलो मैं एक फैक्टर को लेके चल रहा, मैं इंडक्टिव इफेक्ट को लेके चल रहा, प्रेरणिक प्रभाव को। तो बेटे प्रेरणिक प्रभाव के बारे में यदि हम बात करें तो आपको पता है ना, क्लास 11th में आपने जी जान से पढ़ाई करी थी और प्रेरणिक प्रभाव इंडक्टिव इफेक्ट पढ़ा था। और कुछ बच्चों को अब अजीब लग रहा होगा कि उन्होंने पढ़ा ही नहीं था प्रेरणिक प्रभाव या इंडक्टिव इफेक्ट, और यदि पढ़ा था तो वैसे ही पढ़ लिया था, बस ऊपर ऊपर से नोट्स में रट्टा मार लिया था। कुछ बच्चों ने समझा है, उन्हें बहुत अच्छा महसूस हो रहा होगा। बेटे जिन्हें इस समय अच्छा महसूस हो रहा है उनके पुराने कर्म अच्छे हैं, इसलिए उन्हें अच्छा महसूस हो रहा है। और जिन्हें बहुत बुरा महसूस हो रहा है, बहुत प्रॉब्लम हो रही है, उल्टी आने को हो रही है, चक्कर आने को हो रहे हैं, प्रेरणिक प्रभाव
इंडक्टिव इफेक्ट का नाम सुनते ही जिन्हें चक्कर आ रहे, उल्टी आ रही, सिर में दर्द हो रहा, सिर भारी हो रहा, वीडियो बंद करने का मन कर रहा, उनके बेटे ये जो कर्म सामने आ रहे हैं पिछले समय के कर्म हैं। अब ये बात नहीं है कि आप यूं सोच के बैठो कि हमने पिछले जन्म में कुछ बुरे काम करे थे इसलिए मुझे ऐसा भुगतने को मिल रहा है। अब हमारा जमाना बहुत फास्ट है, कल जो आप कुछ बुरा करोगे तो आज उस बुरे का नतीजा आपको भुगतना पड़ेगा। आपने क्लास 11th में यदि अच्छी पढ़ाई की है तो 12th में आपको बहुत मजेदार तरीके से समझ में आएगी सारी चीज। और यदि आपने 11th में पढ़ाई ढंग से नहीं की है तो आपके पिछले कर्म सुकर्म ना हो के कुकर्म हैं। और यदि आपके कुकर्म हैं तो आपके कुकर्म तो बेटे सामने आएंगे ही, बिल्कुल आएंगे सामने कुकर्म। जैसा आपने बोया है वैसा ही आप खाओगे। इसलिए हमेशा कहता हूं कि अच्छा बोना चाहिए। यदि आप अच्छा बोगे तो अच्छा खाओगे। तो चलो फिर भी मैं आपका चाहे कुकर्म है उसे सुकर्म बनाने की कोशिश कर रहा, अपनी तरफ से प्रयास कर रहा कि आपके ऊपर जो समस्याएं हैं वे समस्याएं मैं अपने ऊपर ले लूं। जो आपने पिछली क्लास में लापरवाही दिखाई है उस लापरवाही को दूर कर दूं। देखो चलो बात कर रहे हैं, हम यहाँ बात करेंगे बेटे हमारे दिमाग में प्रॉब्लम है कि सबसे कम स्टेबल क्यों है, सबसे ज्यादा स्टेबल क्यों है। देखो मैं एक्सप्लेन करूंगा। मान लो मैं बात करता हूं बेटे, इसकी ही बात कर रहा, चलो चलो मैं सबसे पहले बात करता हूं CH3 पॉजिटिव की। आप CH3 पॉजिटिव की जब बात करते हो तो CH3 पॉजिटिव ऐसा ही तो होता है, ऐसा होता है बेटे CH3 पॉजिटिव, ऐसा, ये पॉजिटिव चार्ज है इसके ऊपर। तो CH3 पॉजिटिव की जब हम बात करते हैं तो यहां हमें पता चलता है कि इस कार्बन परमाणु के ऊपर धन आवेश है। क्या है? धन आवेश। और बेटे मैं आपको एक बात बताऊं, किसी भी आयन के ऊपर या किसी भी अणु के ऊपर या किसी परमाणु के ऊपर या किसी स्पीसीज के ऊपर जो आवेश होता है, यहाँ कार्बन के ऊपर धनावेश है, वो आवेश जितना ज्यादा बढ़ता है उस स्पीसीज की हालत उतनी ज्यादा खराब होती है, यानी वो उतना ही ज्यादा अनस्टेबल हो जाता है। इसके ऊपर धनावेश है, परेशान है बेचारा बहुत ज्यादा, धनावेश है तो बहुत परेशान है। यदि किसी तरीके से इसका धनावेश कम हो जाए तो यह शांति से रहेगा। तो आवेश जितना ज्यादा बढ़ेगा, सुनियो ध्यान से, आवेश जितना ज्यादा बढ़ेगा, जितना आवेश बढ़ेगा उतना ही ज्यादा परेशान होगा वो स्पीसीज, वो अणु, वो आयन, वो जो भी कुछ है, उसके ऊपर आवेश जितना ज्यादा बढ़ेगा ना वो उतना ही ज्यादा परेशान होगा। और जो ज्यादा परेशान है ना वो तो स्टेबल हो ही नहीं सकता है। स्टेबल माने स्थायी। स्थायी कौन होगा? जो कम परेशान है वो स्थायी होगा। तो आवेश जितना बढ़ेगा बेचैनी उतनी बढ़ेगी, परेशानी उतनी बढ़ेगी, और परेशानी उतनी बढ़ेगी तो स्टेबिलिटी उतनी घटेगी। जिस चीज का आवेश बढ़ रहा है वो चैन से तो रह ही नहीं सकता, वो स्थायी तो हो ही नहीं सकता है। देखो जरा यहाँ कार्बन के ऊपर धनावेश है, क्या होगा बेटे? अपनी तरफ को खींचेंगे। अब कार्बन और हाइड्रोजन का कंपैरिजन यदि आप करो तो हाइड्रोजन तो इलेक्ट्रोनेगेटिव है, हाइड्रोजन इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो हाइड्रोजन कार्बन के मुकाबले तो ज्यादा वैद्युत ऋणात्मक है। तो इलेक्ट्रॉन जब अपनी तरफ को खींचेगा तो क्या होगा? इसके ऊपर और ज्यादा धनावेश आएगा, क्योंकि जो इलेक्ट्रॉन पेयर हाइड्रोजन की तरफ जाएगा, बॉन्ड पेयर, इसके ऊपर आंशिक ऋणावेश, इधर धनावेश, आंशिक ऋणावेश धनावेश, आंशिक ऋणावेश धनावेश। ठीक है, तो जब इसके ऊपर धनावेश जितना था उससे भी ज्यादा बढ़ाने का प्रयास कर रहे हैं तीनों, तो धनावेश को और ज्यादा खड़ा कर रहे हैं, तो परेशानी को और ज्यादा खड़ी कर दे। जब धनावेश और ज्यादा बढ़ेगा तो बेटे कौन कह देगा कि CH3 स्थायी है? इसकी परेशानी क्या है? धनावेश। और तीनों हाइड्रोजन क्या कर रहे? इलेक्ट्रॉनों को अपनी तरफ खींच के यूं कह रहे कि हम तो तुझे और ज्यादा धनावेशित करेंगे, और ज्यादा समस्याएं पैदा करेंगे तेरे लिए। तो बेटे CH3 कैसे हो जाएगा स्थायी? क्योंकि इसमें आवेश घटने की वजह और बढ़ा रही है तीनों हाइड्रोजन। अब देखो आप अगली बात, अब इससे आ जाओ, चलो इसकी बात कर रहे हैं। ये है CH3 सिंगल बॉन्ड CH2 पॉजिटिव, इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज है। यहाँ जो CH3 है ना, ये वाला CH3, ये क्या है? ये इलेक्ट्रॉन रिपेलिंग ग्रुप है, यानी कि ऐसा ग्रुप है कि इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ कम खींचेगा CH2 के मुकाबले। तो कम खींचेगा तो उससे क्या होगा? उससे ऐसा होगा कि इलेक्ट्रॉन जब इधर को सरकेंगे, यानी कि बॉन्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन जब इधर को सरकेगा तो इसके ऊपर थोड़ा सा ऋणावेश आएगा, और धनावेश है और ऋणावेश इसके ऊपर आया, इसके कारण
जिसकी वजह से इसका धनावेश क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, कम। ध्यान से समझो, इस CH2 पे पॉजिटिव चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज है, ठीक है। इस किसी तरीके से इस पॉजिटिव चार्ज में थोड़ी सी कमी आ गई ना, यदि इसमें थोड़ी सी क्या आई, कमी, यदि इसमें थोड़ी सी कमी आएगी तो उससे क्या फायदा होगा, उससे फायदा ये होगा कि इसका स्थायित्व बढ़ेगा, स्टेबिलिटी बढ़ेगी। तो CH3 इधर से इलेक्ट्रॉन को धक्का देके इधर को भेज रहा, जब इधर को भेज रहा तो इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज डेवलप करना चाह रहा, और पॉजिटिव इस पे है ही, नेगेटिव डेवलप करेगा तो उसकी वजह से क्या होगा कि जो इस पे टोटल पॉजिटिव चार्ज है वो घटेगा, यानी कि इसकी परेशानी घटेगी, इसकी समस्या घटेगी। और यदि इसकी परेशानी और समस्या घटी तो इसका मतलब ये ज्यादा स्थायी हो जाएगा। अब आ जाओ आप इस पे, सेकेंडरी पे आ जाओ। तो सेकेंडरी में तो आपको समझ में आ रहा होगा, एक CH3 ये है, एक CH3 ये है, ए बॉन्ड, ये बॉन्ड, कार्बन, हाइड्रोजन, पॉजिटिव चार्ज। क्यों दिक्कत हो रही है, इस पॉजिटिव चार्ज की वजह से दिक्कत हो रही। CH3 कहेगा यार मैं थोड़ा सा दिक्कत तेरी दूर करूंगा, इलेक्ट्रॉन को इधर को सरका के थोड़े से कम करेगा इस चार्ज को, और ये वाला CH3 भी यूं कहेगा मैं भी तेरी दिक्कत थोड़ी कम करूंगा। तो ये भी बॉन्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन थोड़ा सा इधर को सरकेगा, इंडक्टिव इफेक्ट के कारण, प्रेरणिक प्रभाव के कारण। ये जो हम बॉन्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को सरका रहे हैं ना दूसरी तरफ, तो बॉन्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन का आंशिक रूप से जो विस्थापन होता है ना अधिक वैद्युत ऋणात्मक स्पीसीज की तरफ, इसी विस्थापन को कहते हैं प्रेरणिक प्रभाव या इंडक्टिव इफेक्ट। तो इन दोनों ने इसकी हेल्प करी, इलेक्ट्रॉन पेयर इस बॉन्ड का भी इधर को सरका दिया, इस बॉन्ड का भी इधर को। जब इलेक्ट्रॉन पेयर इधर को सरकेगा तो इसके ऊपर आंशिक ऋणावेश आएगा, धनावेश तो बहुत सारा था, थोड़ा सा ऋणावेश भी डेवलप हो गया, तो ऋणावेश इस टोटल धनावेश को तो घटाएगा ही, जो इसकी प्रॉब्लम है उसे तो घटाएगा ही। और जब इसकी प्रॉब्लम को घटाएगा तो क्यों नहीं होगा ये स्थायी, ये तो स्थायी होगा, बिल्कुल होगा स्थायी, क्योंकि ये दोनों इसकी प्रॉब्लम घटाने के लिए हेल्प कर रहे। अब देखो जरा, यहां देखो, इसमें कार्बन और कार्बन के ऊपर कितने CH3 हैं, 3 CH3 हैं कार्बन के ऊपर। जब कार्बन के ऊपर 3 CH3 है तो ये भी इलेक्ट्रॉन देंगे, ये भी देंगे, ये भी देंगे, पॉजिटिव चार्ज को बहुत ज्यादा घटा नहीं देंगे क्या। और जब पॉजिटिव चार्ज बहुत ज्यादा घट जाएगा तो प्रॉब्लम घट जाएगी, और प्रॉब्लम घट जाएगी तो स्टेबिलिटी बढ़ जाएगी। ये बात बिल्कुल सीधी है, ठीक है। तो हमें यहाँ एक बात समझ में आई है कि जो आपका कार्बोधन आयन है, जिसे आप कहते हो कार्बोकैटायन, उस कार्बोकैटायन के ऊपर जो आवेश है वो कैसा है बेटे, धन आवेश। और बेटे धन आवेश जितना ज्यादा घटा दिया जाएगा साथ में जुड़े हुए स्पीसीज के द्वारा, धनायन जितना क्या कर दिया जाएगा, घटा दिया जाएगा, वो कार्ब धनायन या कार्बोकैटायन उतना ही ज्यादा स्टेबल हो जाएगा। ठीक है बेटे, समझ जाओगे इस बात को। और जब इस बात को आप समझ जाओगे तो आप प्रेरणिक प्रभाव भी इसका मतलब समझ गए। जैसे मैं आपको कह दूं कि यार ये CH3 है और ये है Cl, तो इस बॉन्ड पेयर के इलेक्ट्रॉन Cl की तरफ को सरके हुए होते हैं, Cl के ऊपर हो जाता है आंशिक ऋणावेश और इसके ऊपर आंशिक धनावेश। तो जो आपके सह संयोजक बंध के जो इलेक्ट्रॉन युग्म होता है वो अधिक वैद्युत ऋणात्मक परमाणु की ओर आंशिक रूप से सरका हुआ होता है, विस्थापित होता है, जिसके कारण उस परमाणु पर जो अधिक वैद्युत ऋणात्मक है आंशिक ऋणावेश आ जाता है, और जो कम वैद्युत ऋणात्मक है उस पर आंशिक धनावेश आ जाता है। इस तरीके के जो गुण, जो लक्षण, जो घटना हमें नजर आती है या प्रभाव जो हमें नजर आता है, इस प्रभाव को हम कहते हैं प्रेरणिक प्रभाव या इंडक्टिव इफेक्ट। क्या कहते हैं, प्रेरणिक प्रभाव या इंडक्टिव इफेक्ट। इसकी हमें कई जगह जरूरत पड़ती है बेटे। तो हमें पता चल गया कि मिथाइल कार्बोकैटायन सबसे कम स्टेबल है और टर्सरी कार्बोकैटायन या तृतीयक कार्बोधनायन सबसे ज्यादा स्टेबल है। और जो कार्बोधनायन सबसे ज्यादा स्टेबल होगा ना, उसी के रिएक्शन में पार्टिसिपेट करने का चांस सबसे ज्यादा होगा, क्योंकि पहले स्टेप में कार्बोकैटायन ही तो बनना है। पहले स्टेप में, 2 स्टेप में SN1 रिएक्शन होती है, पहले स्टेप में क्या बनता है, कार्ब धनायन। कार्ब धनायन जो बनने वाला है वो जितना ज्यादा स्थायी होगा, रिएक्शन के होने के चांसेस उतने ही ज्यादा होंगे, ध्यान रखना इस बात को। तो हमें एक बात समझ में आई है, हमें इसलिए मैं एक बात और सिखा सकता हूं यही आपको, मैं सिखा सकता हूं बेटे क्रियाशीलता का क्रम। क्रियाशीलता का क्रम। यदि कोई आपसे पूछता है कि क्रियाशीलता का क्रम बताओ, तो मैं कहूंगा कि सबसे ज्यादा क्रियाशील जो होगा वो इस तरह का एल्काइल हैलाइड होगा।
इस तरह का जो आर एक्स होगा सबसे ज्यादा क्रियाशील होगा। क्यों होगा सबसे ज्यादा क्रियाशील? क्योंकि इससे बनने वाला जो कार्बोधन आयन है वो सबसे ज्यादा स्थायी है, इसलिए टर्सरी एल्काइल हैलाइड सबसे ज्यादा क्रियाशीलता दिखाएगा SN1 रिएक्शन में। अब इससे कम कौन दिखाएगा भाई? ये तो मैंने लिख दिया, अब तो मैं इसे लिखूंगा CH3 और ये लिख दिया मैंने CHCl। Cl की जगह X लिख दो, पर हर जगह एक ही जैसे हेलोजन आने चाहिए। उससे कम कौन होगा? CH3 CH2Cl और सबसे कम कौन होगा? CH3Cl। मतलब हमें ये बात समझनी है बिल्कुल ध्यान से कि कार्ब धनायन सबसे ज्यादा स्थायी कौन है? टर्सरी या तृतीयक कार्ब धनायन। और जो सबसे ज्यादा स्थायी कार्ब धनायन है वो जिस भी RX यानी एल्काइल हैलाइड से बनता है, वो ही एल्काइल हैलाइड सबसे ज्यादा क्रियाशीलता दिखाता है। किसके लिए? SN1 रिएक्शन के लिए। ठीक है बेटे। अच्छा चलो एक नई बात सिखाता हूँ, ये बात तो आप इस क्वेश्चन का तो आंसर करके आ जाओगे ना, ये दोनों बात यदि पूछ ली गई एग्जाम में कर दोगे ही ना। देखो बेटे, यहाँ इसे हेडिंग बना लेना आप, क्रियाशीलता का क्रम। जिस तरह ऊपर हेडिंग बनाई ना, कार्ब धनायनों का स्थायित्व भी आपने हेडिंग बनाई, तो इसे भी हेडिंग ही बना लेना आप। ठीक है, इंपॉर्टेंट है ये दोनों चीज। चलो अच्छा नई चीज सिखा रहा आपको। SN1 अभिक्रिया का त्रिविम रसायन इंग्लिश में भी लिख लो चलो। स्टीरियोकेमिस्ट्री ऑफ SN1 रिएक्शन। SN1 अभिक्रिया का त्रिविम रसायन, इसके बारे में भी कभी कभार क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, इसलिए थोड़ा सा इसे भी देख ही लो आप। ठीक है, जिससे थोड़ा और ज्यादा क्लियर हो जाए। होता क्या है बेटे, सबसे पहले पता क्या होता है? सबसे पहले ये होता है कि मान लो आपके पास, जैसे मैं कहूँ कि एक इस तरह का हमारे पास सबस्ट्रेट है या एल्काइल हैलाइड है हमारे पास इस तरह का। देखो क्या बना रहा मैं, ये एल्काइल हैलाइड बना दिया मैंने। टर्सरी ब्यूटाइल ब्रोमाइड है, देखो ब्यूटाइल है ना, 1 2 3 4। ये जो कार्बन परमाणु है वो कार्बन परमाणु कितने कार्बन से जुड़ा हुआ है? एक इससे। तो टर्सरी तो नहीं है, ये तो सेकेंडरी है। तो मैं कहाँ लिखूं इसका नाम? यहां लिख दूं बेटे, सेकेंडरी ब्यूटाइल ब्रोमाइड। मान लो ये आपका सबस्ट्रेट है। सबसे पहले क्या होता है बेटे, आपको पता है सबसे पहले आयनों में टूटता है। किसमें टूटता है? आयनों में। ये जो आपका बॉन्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है वो इसके पास चला जाएगा, विषम विदलन होगा। क्या होगा? विषम विदलन। आपको पता है कि ये स्लो स्टेप है, पहला स्टेप होता है स्लो, मंद, धीमा। और यहाँ पहले स्टेप में क्या हुआ है? विषम विदलन, हेट्रोलाइटिक बॉन्ड फ्यूजन। आपको पता है ना विषम विदलन और समविदलन, आपने 11th में पढ़ा था। क्या पढ़ा था 11th में? आपने पढ़ा था कि मान लो आपके पास A और B दो परमाणुओं के बीच कोई बंध है और उस बंध में 2 इलेक्ट्रॉन हैं, तो वे 2 इलेक्ट्रॉन ये इस तरीके से हैं बीच में या कहीं थोड़ा सा साइड में होंगे। यदि बॉन्ड इस तरीके से टूटता है कि एक इलेक्ट्रॉन एक परमाणु पर और दूसरा इलेक्ट्रॉन दूसरे परमाणु पर चला जाता है, तो ऐसे विदलन को हम कहते हैं समविदलन। समविदलन, या आप कह सकते हो होमोलाइटिक बॉन्ड फ्यूजन। इससे बनते हैं मुक्त मूलक या फ्री रेडिकल। ए मुक्त मूलक बनेगा, बी मुक्त मूलक बनेगा, ए फ्री रेडिकल बनेगा, बी फ्री रेडिकल बनेगा। और यदि ए और बी के बीच का जो बॉन्ड है वो इस तरह टूट रहा, देखो कि इलेक्ट्रॉन जो है, बॉन्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन किसी एक ही परमाणु पे जा रहे दोनों, तो अब क्या होगा? ये तो बनेगा ए पॉजिटिव और ये बनेगा बी नेगेटिव। इसे कहते हैं हम विषम विदलन। क्या कहते हैं बेटे? विषम विदलन। विदलन माने टूटना, विषम माने असमान रूप से बंध का टूटना या हेट्रोलाइटिक बॉन्ड फ्यूजन। ठीक है, तो क्या होता है इसमें बेटे, मैंने कहा विषम विदलन होता है, स्लो स्टेप है।
तो क्या बनेगा, देखो जरा ध्यान से, ये तो कार्बन है, ऊपर है CH3, इधर आ गया ये हाइड्रोजन और इधर आ गया। बस थोड़ा सा ध्यान से समझियो, बहुत सिंपल वे में नहीं लेके चलना इसे। ये क्या है, CH2CH3, ये लिख दिया CH2CH3। ये तो बन गया कार्ब धनायन, कार्बोकैटायन, और साथ में देखियो जरा क्या बनेगा, ये बनेगा Br नेगेटिव। अब यहाँ समझने वाली बात क्या है, समझने वाली बात यह है कि जो कार्ब धनायन बना ना, इस कार्ब धनायन पे गौर फरमाओ जरा, इसके बारे में सीखना पड़ेगा कुछ। इस Br नेगेटिव को थोड़ा सा ऊपर लिख दूं मैं, यहाँ ये लिख दिया, क्योंकि मुझे यहाँ लिखना है, कुछ जगह यूज करनी है, आप तो नीचे लिख लेना। देखो ये जो कार्ब धनायन बना है बेटे, इस कार्ब धनायन पे आप यूं बताओ कितने सिग्मा बॉन्ड हैं। मैं लिख दूं यहाँ कार्बो कैटायन, इसके बारे में बात कर रहा हूं मैं, कभी आप इसे समझ लो कार्बो कैटायन। कार्ब धनायन जो है बेटे, इसके ऊपर संकरण sp2 है। क्यों है मैं बताऊं, 1 सिग्मा 2 सिग्मा 3 सिग्मा, भाई सिंगल बॉन्ड तो सिग्मा ही होते हैं, पता है ना सबको। जब 3 सिग्मा बॉन्ड है तो 3 ही तो कक्षक पार्टिसिपेट कर रहे होंगे हाइब्रिडाइजेशन की प्रोसेस में, संकरण की क्रिया में, और 3 कक्षक यदि भाग ले रहे होंगे तो उनमें से एक तो S का होगा, 2 P के होंगे, तो इसका मतलब sp2 संकरण होता है। ध्यान रखना, पेपर में क्वेश्चन पूछा जाता है, क्या क्वेश्चन पूछा जाता है कि SN1 रिएक्शन जो है उसका जो पहला स्टेप है, जिसे आप कहते हो स्लो स्टेप या विषम विदलन वाला स्टेप, उस स्टेप में जो प्रोडक्ट आपको मिलता है, जो कार्बोकैटायन मिलता है, कार्बो धनायन मिलता है, वो कार्बो धनायन में कार्बन परमाणु कौन सा संकरण दिखाता है, तो आप क्या कहोगे, sp2 संकरण। यदि उन्होंने पूछ लिया क्यों दिखाता है, तो आप कहो कि कार्बन बना रहा 3 सिग्मा बॉन्ड और 3 सिग्मा बॉन्ड बना रहा, तो इसका मतलब कार्बन के 3 कक्षक संकरण की क्रिया में भाग ले रहे हैं, और 3 कक्षक यदि संकरण की क्रिया में भाग ले रहे हैं तो उनमें से एक S होगा और 2 होंगे P के, तो sp2 संकरण इसलिए दिखा रहा है। और बेटे एक बात और बताऊं, यदि आप इन तीनों बॉन्ड की बात करो तो एक ही तल में बोर्ड पे चिपके हुए, बिल्कुल एकदम बोर्ड पे चिपके हुए, तो हम इस संरचना को कह सकते हैं समतलीय, समतलीय त्रिभुज। चलो त्रिभुजाकार लिख दूं, यानी कि ट्राइंगुलर प्लेनर या प्लेनर ट्राइंगुलर, ऐसा स्ट्रक्चर होता है इसका। ऐसे स्ट्रक्चर का फायदा पता क्या है, जो हमारा बोर्ड पे तीनों बॉन्ड है, यूं चिपके हुए बोर्ड पे तीनों बॉन्ड ट्राइंगुलर है और प्लेनर है, इसका पता क्या फायदा है, इसका फायदा ये है कि दूसरे स्टेप में आपको पता है कि OH को अटैक करना है, तो OH इस पे फ्रंट साइड और बैक साइड कहीं से भी अटैक कर सकता है। यदि वो अग्रिम दिशा से अटैक करेगा तो भी प्रोडक्ट बन जाएगा, और यदि विपरीत दिशा से अटैक करेगा तो भी प्रोडक्ट बन जाएगा। और आपकी नॉलेज के लिए एक बहुत अच्छी बात बताऊं कि अग्रिम दिशा और विपरीत दिशा से बराबर रूप से वो अटैक करता है, इधर से जितने अटैक करेगा इधर से भी उतने ही अटैक होंगे, और आपको 50% तो मिलेगा डी फॉर्म प्रोडक्ट। डी फॉर्म माने डेक्स्ट्रो फॉर्म, जिसे आप प्लस फॉर्म कहते हो, जो समतल ध्रुवित प्रकाश के कंपनों को दाईं तरफ घुमाता है, और 50% यानी आधा मिलेगा आपको एल फॉर्म यानी लेवियो फॉर्म यानी माइनस फॉर्म, जो समतल ध्रुवित प्रकाश के कंपनों को बाईं ओर घुमाता है। तो डी फॉर्म और एल फॉर्म का इक्वल अमाउंट में आपको मिक्सचर मिलेगा, यानी कि 50-50% सॉल्यूशन मिलेगा, जिसमें 50% या आधा तो होगा डी फॉर्म और 50% या आधा होगा एल फॉर्म प्रोडक्ट। और इस तरह के मिश्रण को आप कहते हो रेशमिक मिश्रण या रेशमिक मिक्सचर। ये ऑप्टिकली इनएक्टिव होगा जो रेशमिक मिक्सचर होगा, क्योंकि आधा तो हिस्सा डी फॉर्म है और आधा उसमें पार्ट क्या है, एल फॉर्म। ठीक है, पहले स्टेप के बाद चलो दूसरा स्टेप में थोड़ा सा लिख ही दो जिससे आपको कंफ्यूजन ना हो। बेटे ये जो न्यूक्लियोफाइल है, न्यूक्लियोफाइल किसी भी ओर से आक्रमण कर सकता है, किसी भी ओर से आक्रमण, प्लेनर स्ट्रक्चर होने के कारण हो रहा है ऐसा, प्लेनर प्लेनर समतलीय आक्रमण कर सकता है। न्यूक्लियोफाइल हम जो ले रहे हैं एग्जांपल, वो OH नेगेटिव का ले रहे हैं ना हर बार, तो किसी भी ओर से क्या कर सकता है, आक्रमण कर सकता है, फ्रंट साइड से या बैक साइड से, जिससे क्या बताया मैंने अभी आपको, जिससे 50% डी व
50% L फॉर्म का मिश्रण, आधा D मिलेगा आधा L प्राप्त होता है। 50% D फॉर्म और 50% L फॉर्म का मिश्रण आपको मिलेगा, ठीक है, जिसे आप कह सकते हो रेशमिक मिश्रण। जिसे आप क्या कहोगे बेटे, रेशमिक मिश्रण कहोगे। ध्यान रखना है ये, देखो कैसे, मान लो आपके पास ये है कार्बन, ऊपर है CH3, यहाँ है H और यहाँ है CH2 CH3, ये CH2 है, CH2 संयोजकता पूरी करनी ना, देखो यहाँ सही है क्या, CH2 CH3, ठीक है। अब ठीक है, देखो यदि वो अग्रिम दिशा से अटैक करेगा, यानी यहां से अटैक करेगा, यहां से मैं लिख दूं यहाँ अग्र आक्रमण, अग्र आक्रमण कौन कर रहा, अग्र आक्रमण OH नेगेटिव, ये अटैक कर रहा न्यूक्लियोफाइल। तो क्या होगा बेटे, यदि ये अग्रिम दिशा से अटैच करेगा, यहां से अटैक करेगा, तो यही अग्रिम दिशा में ही अटैच हो जाएगा। क्या हो जाएगा, CH3 तो ये जो का तो है, ये कार्बन है, इस H को थोड़ा सा इधर बना दो, इसे भी थोड़ा सा इधर बना दो, CH2 CH3 और यहां से आके जुड़ गया कौन, OH, ये प्रोडक्ट बन जाएगा हमारा। इसी तरीके से ये जो प्रोडक्ट आपका बनेगा वो L फॉर्म बनेगा, यहां लिख दूं मैं L फॉर्म या माइनस फॉर्म, और 50% है। और यदि बैक साइड से अटैक करें, बैक साइड से अटैक OH नेगेटिव, विपरीत आक्रमण, तो यदि बैक साइड से अटैक करेगा, विपरीत कह दो या पश्च कह दो, कुछ लोग इसे कहते हैं पश्च आक्रमण, बैक साइड से अटैक करना, तो क्या होगा, ये कार्बन है, ये कार्बन ऊपर CH3 है, इधर H चला जाएगा, इधर चला जाएगा CH2 CH3, यहां जुड़ेगा OH, ये जो प्रोडक्ट बनेगा वो D फॉर्म होगा, या आप इसे प्लस फॉर्म भी कह सकते हो, और ये भी बेटे 50% होगा, ठीक है बेटे। अच्छा जल्दी से स्क्रीनशॉट लो, फिर एक बात और बताऊंगा बहुत अच्छी, ले लिया बेटे स्क्रीनशॉट, ठीक है। देखो बेटे अब हम बात करेंगे SN1 अभिक्रिया के पक्ष में प्रमाण, कि हमें किस तरीके से क्या सबूत है, क्या एविडेंस है हमारे पास कि हम इस बात को कह पा रहे हैं कि कोई अभिक्रिया SN1 क्रिया विधि से हो रही है। किस तरीके से हम सबूत देंगे, कौन कौन से हम एविडेंस या सबूत प्रोवाइड कर सकते हैं। देखो निम्न तथ्य SN1 क्रिया विधि के होने को दर्शाते हैं। नंबर 1, वेग समीकरण जब भी आप बनाओगे तो वेग समीकरण आएगी, वेग इज इक्वल टू K और अभिकारक का सक्रिय द्रव्यमान या अभिकारक की सांद्रता। तो इसका मतलब अभिक्रिया का वेग केवल अभिकारक की सांद्रता पर यदि निर्भर करता है तो ये भी अपने आप में एक एविडेंस, एक सबूत है, जिससे हमें पता चलता है कि रिएक्शन SN1 मैकेनिज्म से हो रही है। नंबर 2, रेशमिक मिश्रण बनना। यदि आपका जो प्रोडक्ट है उसमें 50% D फॉर्म आपको मिलता है और 50% L फॉर्म आपको मिलता है, तो आप इस बात को स्पष्ट रूप से कह सकते हो कि रिएक्शन SN1 मैकेनिज्म से प्रोसीड हुई है, SN1 क्रिया विधि से संपन्न हुई है। और नंबर 3, sp2 संकरित कार्बोधनायन का बनना। जो कार्बोकैटायन बनता है वो कार्बोकैटायन या कार्बोधनायन, यदि उसका संकरण आपको sp2 मिलता है तो ये भी अपने आप में एक सबूत है कि आपका रिएक्शन SN1 मैकेनिज्म से प्रोसीड हुआ है। ठीक है बेटे, तो हमारे देश के प्यारे प्यारे बच्चे जल्दी से स्क्रीनशॉट लेंगे प्यारे प्यारे नोट्स बनाने के लिए।
ले लिया बेटे स्क्रीनशॉट? ठीक है। तो बेटे मुझे उम्मीद है कि आज का टॉपिक आपके समझ में आया होगा। हमने पढ़े हैं RX के भौतिक गुण और रासायनिक गुणों में हमने पढ़ा है CX बॉन्ड का नेचर और SN1 रिएक्शन। इन तो तीन टॉपिक को हमने इस वीडियो में क्लियर किया है। बेटे मैं बार बार आपसे कहता हूं कि आपको प्ले लिस्ट के अनुसार ही पढ़ना चाहिए किसी भी यूनिट को शुरू से लेकर लास्ट तक। और बेटे पढ़ाई में मेहनत करते रहो। सफलता मिलने में कुछ समय जरूर लगेगा, पर ऐसा नहीं होने का कि आप सफल ना हो पाओ। ठीक है? करत करत अभ्यास जड़मति होए सुजान। ठीक है बेटे? तो थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। ओके, बाय।